स्वागत है दोस्तों जेएस नॉवल वर्ल्ड में, जहां हर कहानी में छुपा है रोमांच, हंसी के ठहाके और थोड़ी सी थ्रिल। तो तैयार हो जाए, क्योंकि अब शुरू होने वाला है एक नया किस्सा जो आपको ले जाएगा हंसी और रोमांच से भरी इस दुनिया में। अगर विवेक सिंह और पुराने गुरु उनका पीछा करते तो दोनों मिलकर एक भयानक हमला करते और शायद एक को मार भी सकते थे। पर पीछा न करना ही सही था। पुराने गुरु ने हाथ जोड़कर कहा, सिंह परिवार, मैं आज आप लोगों का बहुत आभारी हूं। अगर आप ना होते तो मैं आज मुश्किल में पड़ जाता। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप हमारे परिवार के सदस्य हैं और आप हमारे लिए ही काम करते हैं, तो ये सब हमारा फर्ज है। अब इस तरह की औपचारिक बातें मत कीजिए। विवेक सिंह ने पुराने गुरु का आभार स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उन्हें पता था कि अगर वे नहीं होते तो भी पुराने गुरु को कुछ नहीं होता, क्योंकि वे खुद एक बड़े योद्धा थे। उनके पास कुछ ऐसे हथियार जरूर होंगे जिनकी मदद से वे दो योद्धाओं का आसानी से सामना कर सकते थे। विवेक सिंह को यह नहीं पता था कि पुराने गुरु अंदर से घायल हो चुके थे। अगर अर्जुन ने उनकी चोट को शांत न किया होता तो इस समय पुराने गुरु के लिए चलना फिरना भी मुश्किल होता, बल प्रयोग करना तो दूर की बात थी। जो भी हो, मेरा नाम ग्रीन है और मैं सिंह परिवार का कर्जदार हूं। अगर आपको कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो बस एक बार बोल दीजिएगा। पुराने गुरु ने हाथ जोड़कर कहा। एक योद्धा का एहसान बहुत अनमोल होता है, और यह सुनकर विवेक सिंह मन ही मन बहुत खुश हुए। वह ये भी जानते थे कि एक रसायनज्ञ का दर्जा कितना ऊंचा होता है, और पुराने गुरु को इतनी आसानी से अपने परिवार में लाना मुमकिन नहीं था। अभी उनका और पुराने गुरु का रिश्ता अर्जुन की वजह से बना हुआ था। अगर अर्जुन को कुछ हो जाता या वह चला जाता तो पुराने गुरु भी शायद सिंह परिवार में नहीं रहते। पुराने गुरु जैसे एक अनुभवी व्यक्ति के लिए सिंह परिवार एक बहुत छोटा परिवार था। आप ऐसा मत बोलिए। आपने हमें इतना कुछ दिया है, ये सब हमारा फर्ज है। हम आपके लिए जो भी कर सकते हैं, हम करेंगे। आपका सिंह परिवार में आना हमारे लिए सम्मान की बात है, इसलिए आप औपचारिक बातें मत कीजिए। विवेक सिंह ने हाथ जोड़कर कहा। ठीक है, अब बहुत हुआ। तुम दोनों इतनी देर तक बात मत करो, सब सो रहे हैं। तुम सब एक ही परिवार से हो, तो इतना औपचारिक क्यों हो रहे हो? अर्जुन मुस्कुराया। हा, पुराने गुरु और विवेक सिंह दोनों हंसने लगे। पुराने गुरु को लगता था कि सिंह परिवार उन पर बोझ डाल रहा है, जबकि विवेक सिंह को लगता था कि पुराने गुरु ने उन्हें बहुत फायदा पहुंचाया था। वे दोनों भाग्यशाली थे कि उन्होंने पुराने गुरु की मदद की। ये सब उनका फर्ज था। इस तरह दोनों के बीच एक गलतफहमी पैदा हो गई। हालांकि यह एक अच्छी गलतफहमी थी और अर्जुन ने इसे उजागर नहीं किया। हंसी मजाक के बाद सब अपने अपने घर चले गए, लेकिन उस रात से सिंह परिवार की सुरक्षा और भी कड़ी हो गई। सिंह परिवार को एहसास हो गया था कि आगे कुछ अनहोनी होने वाली थी। और लक्ष्मी नगर अब पहले वाला लक्ष्मी नगर नहीं था। इतने कम समय में लक्ष्मी नगर में बहुत कुछ हो चुका था। सबसे पहले, चार बड़े परिवारों में से एक, शर्मा परिवार को खत्म कर दिया गया, और उनकी सारी संपत्ति बाकी तीन परिवारों और शहर के स्वामी के बीच बांट दी गई। शर्मा परिवार का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि लक्ष्मी नगर और चैनागढ़ के बीच दवाइयों का व्यापार टूट गया। इस सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर सिंह परिवार का उदय हुआ, और उनके महान रसायनज्ञ ने पूरे लक्ष्मी नगर को चौंका दिया। उसके बाद सिंह परिवार और ओबरॉय परिवार ने एक साथ मिलकर आगे बढ़ने और पीछे हटने का फैसला किया। चेन परिवार और शहर के स्वामी ने भी एक साथ मिलकर सिंह और ओबरॉय परिवारों का बहिष्कार करने का फैसला किया। सिंह परिवार का चेन परिवार और शहर के स्वामी के साथ दवाइयों को लेकर एक भयंकर मुकाबला हुआ, और अंत में एक छोटे से सिंह परिवार ने जीत हासिल की। इसने लक्ष्मी नगर के चार बड़े परिवारों में सिंह परिवार का दर्जा तय कर दिया। इस दौरान ये कहा जा सकता है कि तेज दिमाग वाले लोग महसूस कर सकते थे कि लक्ष्मी नगर अब एक गलत जगह बन चुकी थी। बहुत से लोग एक के बाद एक शहर छोड़कर जाने लगे, बस लक्ष्मी नगर के सच में शांत होने का इंतजार कर रहे थे। हालांकि कुछ लोग पहले से ही इस लड़ाई में शामिल थे, और उनके लिए बस यूं ही चले जाना आसान नहीं था। जैसे कि गुप्ता परिवार, वे चार बड़े परिवारों में से एक थे और लक्ष्मी नगर उनका घर था।
वे अपनी मर्जी से शहर छोड़कर नहीं जा सकते थे। इसके अलावा वे अभी भी इस अराजकता का हिस्सा बनना चाहते थे। लक्ष्मी नगर में गुप्ता परिवार की हवेली लक्ष्मी नगर के बाहर एक शांत जगह पर स्थित थी। पीढ़ियों से उन्होंने इसे एक नींव के रूप में इस्तेमाल किया था और बाहर की ओर विकसित किया था। अब अपनी पीढ़ी में वे अंततः लक्ष्मी नगर के 4 बड़े परिवारों में से एक बन चुके थे। गुप्ता परिवार की युवा पीढ़ी भी अधिक से अधिक दबंग बनती जा रही थी। हालांकि वे अच्छी तरह जानते थे कि वे तभी दबंग बन सकते हैं जब उनके पास ताकत हो। अगर आपके पास ताकत नहीं है और आप फिर भी दबंग हैं, तो आप मौत के करीब हैं। इसके अलावा उनका दबंगपन सिर्फ संसाधनों को हथियाने के लिए था। जब आप पूरी तरह से दबंग होंगे, तभी दुश्मन आपके गुप्ता परिवार को लूटने की हिम्मत नहीं करेंगे। वे लक्ष्मी नगर में खड़े हो सकते हैं और 4 बड़े परिवारों में से एक बन सकते हैं। पिताजी, क्या हम लक्ष्मी नगर की प्रतियोगिता में भाग लेंगे? मुझे डर है कि अगर हम भाग नहीं लेंगे, तो हमें अंत में बाहर कर दिया जाएगा। एक नौजवान ने अपने सामने बैठे एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति के सामने हाथ जोड़े। तुम किस बात की चिंता कर रहे हो? अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, जिससे ऐसा लगा कि सब कुछ उनके नियंत्रण में है। हम अब एक बहुत ही खास स्थिति में हैं। सिंह परिवार, ओबरॉय परिवार, चेन परिवार और शहर के स्वामी, चारों पक्षों की ताकतें आपस में लड़ रही हैं। यह उन्हें घबराना चाहिए, हमें नहीं। मुझे चिंता है कि अगर वे फैसला ले लेते हैं, तो हमारे गुप्ता परिवार को कुछ नहीं मिलेगा। युवक अभी भी चिंतित था। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, सिंह परिवार बहुत तेजी से विकसित हुआ है और उनके पास पर्याप्त समर्थन नहीं है। हालांकि ओबरॉय परिवार के सहयोग से वे 4 बड़े परिवार बन चुके हैं। लेकिन चेन परिवार और शहर के स्वामी कभी नहीं चाहेंगे कि लक्ष्मी नगर में एक अतिरिक्त सिंह परिवार आए और उनके हिस्से को बांटे। इसके अलावा सिंह परिवार से बहुत बड़ा खतरा है। अगर उन्हें नहीं रोका गया, तो सिंह परिवार आसमान छू जाएगा। और सिंह परिवार की वर्तमान ताकतें चेन परिवार और शहर के स्वामी के विरोधियों से मेल नहीं खाती हैं। वे सिर्फ अपना बचाव करने के लिए पर्याप्त हैं और हमला करने के लिए नहीं। हालांकि सिंह परिवार की सबसे शक्तिशाली बात यह है कि उनके पास महान रसायनज्ञ का सबसे बड़ा हथियार है। जब तक चेन परिवार का रसायनज्ञ महान रसायनज्ञ के पद पर नहीं पहुंच जाता, तब तक चेन परिवार और शहर के स्वामी सिंह परिवार को कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर सिंह परिवार को खत्म भी कर दिया जाता है, तब तक अर्जुन और महान रसायनज्ञ मर नहीं जाते, तब तक वे अंत में फिर से उठ खड़े होंगे। इतनी जटिल स्थिति में तुम किस बात की चिंता कर रहे हो? जब युवक ने अपने पिता का विश्लेषण सुना, तो वह चुप हो गया। इंतजार करो। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने सामने वाले मछली तालाब को देखा, उनकी आंखें शांत थीं। जब तक अंत स्पष्ट नहीं हो जाता और हम फिर से शामिल नहीं होते, हम एक शक्तिशाली स्थिति हासिल कर पाएंगे। लक्ष्मी नगर में चेन परिवार के मुखिया अपनी अध्ययन कक्ष में बैठे थे, रात को सो नहीं पा रहे थे। सिंह परिवार का प्रभाव पहले ही बढ़ चुका था, और अगर वे अब इसे दबा नहीं पाए, तो उन्हें सच में लक्ष्मी नगर की दवाइयों के बाजार को सिंह परिवार के साथ बांटना पड़ेगा। सिंह परिवार के पास एक महान रसायनज्ञ है। उनके चेन परिवार को लड़ाई में जितना अधिक समय लगेगा, उतना ही अधिक नुकसान होगा। अगर सिंह परिवार खत्म नहीं होता है, तो अंत में उनका चेन परिवार ही खत्म हो जाएगा। चेन परिवार ने दवाइयों से शुरुआत की थी, जो उनकी जीवन रेखा थी। स्वामी, अच्छी खबर। चेन परिवार का एक नौकर जल्दी से अंदर आया। क्या अच्छी खबर है? चेन परिवार के मुखिया ने अपनी कनपटी को रगड़ते हुए पूछा। अब जब लक्ष्मी नगर में स्थिति इतनी खराब हो चुकी है, तो क्या अच्छी खबर हो सकती है? सिंह परिवार पर आज शाम को हमला हुआ था और हम जांच कर रहे हैं, और हमला करने वाले 2 महान योद्धा थे। क्या महान योद्धा? चेन परिवार के मुखिया अचानक खड़े हो गए। ये तो सच में अच्छी खबर है। सिंह परिवार में कितने लोग मरे? क्या अर्जुन मर गया? क्या महान रसायनज्ञ मर गया? नहीं, न तो अर्जुन और न ही महान रसायनज्ञ मरे, और न ही सिंह परिवार का कोई भी व्यक्ति मरा। चेन परिवार के नौकर ने जल्दी से कहा। ठीक है। चेन परिवार के मुखिया कुर्सी पर बैठ गए। उन्होंने सपना देखा था कि सिंह परिवार के अर्जुन और महान रसायनज्ञ मर चुके थे।
अगर उनमें से एक भी मर जाता तो स्थिति तुरंत बदल जाती। अगर अर्जुन मर जाता तो महान रसायनज्ञ निश्चित रूप से सिंह परिवार में नहीं रहेगा। अगर महान रसायनज्ञ मर जाता तो यह और भी बेहतर होता। चेन परिवार को किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं होती। भले ही 40 दवाइयों की दुकानें सिंह परिवार के हाथों में होती, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिंह परिवार में कोई महान रसायनज्ञ नहीं होता और वे दुकानें सिर्फ दिखावे के लिए होती। क्या तुम्हें पता है कि उन पर हमला क्यों हुआ? चेन परिवार के मुखिया ने पूछा। सेवक नहीं जानता, उसे सिर्फ ये पता है कि ऐसा लगता है कि यह महान रसायनज्ञ के दुश्मन थे। वे दोनों जाहिर तौर पर लक्ष्मी नगर के महान योद्धा नहीं थे। हमला करने वाले दो लोग कैसे हैं? क्या वे घायल हैं? चेन परिवार के मुखिया ने फिर पूछा। नहीं, मैंने सुना है कि वे दोनों बहुत शक्तिशाली हैं, खासकर उनके सहयोग के मामले में, वे पूरी तरह से बेमिसाल हैं। चेन परिवार के नौकर ने कुछ देर सोचा और कहा, ठीक है, तुम मेरे लिए जांच करो कि क्या वे दोनों लोग अभी भी लक्ष्मी नगर में हैं, और क्या उनकी महान रसायनज्ञ के साथ कोई दुश्मनी है। चेन परिवार के मुखिया ने आदेश दिया। जी, मालिक। सेवक ने सिर झुकाया और चला गया। महान रसायनज्ञ पर हमला करने की हिम्मत कौन करेगा? चेन परिवार के मुखिया हैरान थे। क्या ऐसा हो सकता है कि उन दोनों लोगों के पीछे बहुत बड़ी ताकत हो, वरना वे इतनी हिम्मत से महान रसायनज्ञ पर हमला नहीं करते। शायद उन दोनों लोगों की ताकत भी एक रसायनज्ञ की हो। रसायन विज्ञान और रसायन विज्ञान शत्रुतापूर्ण हैं, लेकिन रसायन विज्ञान का संघ कोई परवाह नहीं करेगा। अगर ऐसा है, तो क्या योजना का उपयोग करना संभव है? चेन परिवार के मुखिया को लगा कि दुनिया से बाहर कोई रास्ता नहीं था, और वह सिंह परिवार को खत्म करना चाहते थे। इस समय, किसी ने सीधे एक चाकू भेजा। इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। लगता है कि भगवान भी तुम्हारे सिंह परिवार को और नहीं देख सकते, और भगवान तुम्हें खत्म करने के लिए मेरे हाथों का उपयोग करेंगे। चेन परिवार ने अपनी मुट्ठी भींच ली और सिंह परिवार का अंत होता हुआ देखा। इसके बारे में सोचने के बाद, चेन परिवार के मुखिया उठकर शहर के स्वामी के महल की ओर चले गए। इस हमले ने चेन परिवार के मुखिया को एक अवसर दिया, एक जीवन में एक बार आने वाला अवसर। रात बहुत हो चुकी थी, और शहर के स्वामी के महल का दरवाजा बंद था। चेन परिवार के मुखिया कितने बड़े व्यक्ति थे। वह खुद मिलने आए। जब शहर के स्वामी के महल के सेवकों ने चेन परिवार के मुखिया को देखा, तो उन्होंने तुरंत दरवाजा खोल दिया और चेन परिवार के मुखिया को अंदर बुलाया। जल्द ही, चेन परिवार के मुखिया ने शहर के स्वामी को देखा। चेन मुखिया, तुम इतनी देर रात मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? शहर के स्वामी ने पूछा। स्वामी, मैं आपको अच्छी खबर बता सकता हूं कि सिंह परिवार पर हमला हुआ है। चेन परिवार के मुखिया मुस्कुराए और कहा, ये सच में अच्छी खबर है। सिंह परिवार में कितने लोग मरे? शहर के स्वामी भी हंसे। हाल ही में, सिंह परिवार ने उन्हें बहुत दुखी किया था, और सिंह परिवार दुर्भाग्यशाली था, निश्चित रूप से वह खुश था। एक भी नहीं मरा। चेन परिवार के मुखिया ने हल्के से कहा। एक भी नहीं मरा। शहर के स्वामी ने भौहें चढ़ाई। एक भी नहीं मरा तो क्या अच्छी खबर है। क्या आपको पता है कि सिंह परिवार पर हमला करने वाले लोगों की ताकत क्या है? वे दो महान योद्धा थे। इसके अलावा, उनके हमले का मुख्य लक्ष्य महान रसायनज्ञ था। चेन परिवार के मुखिया ने कहा, कोई महान रसायनज्ञ पर हमला करने की हिम्मत करता है। शहर के स्वामी हैरान थे। अगर रसायनज्ञ को यूं ही मार दिया जा सकता था, तो वह वहां जाकर महान रसायनज्ञ को मारने के लिए कुछ महान योद्धाओं को ढूंढ लेता, कोई भी इतनी परेशानी नहीं करता। इसीलिए मैंने कहा कि यह अच्छी खबर है। क्योंकि उन दोनों ने महान रसायनज्ञ पर हमला करने की हिम्मत की, कम से कम ये साबित होता है कि वे रसायन विज्ञान के संघ के संकट से नहीं डरते। इस मामले में, हम क्यों न इस योजना का उपयोग करें? चेन परिवार के मुखिया ने कहा। तुम इसे कैसे करोगे? शहर के स्वामी ने संदेह में पूछा। क्योंकि कोई सिंह परिवार के महान रसायनज्ञ को मारना चाहता है, तो हम उन्हें सुविधा क्यों न दें? जब तक हम सिंह परिवार और ओबरॉय परिवार के महान योद्धाओं को उलझाए रखते हैं, और दो लोगों को महान रसायनज्ञ को मारने देते हैं, तब हम ठीक हो जाएंगे, और पूरा लक्ष्मी नगर दवाइयों का बाजार फिर से हमारा हो जाएगा। चेन परिवार के मुखिया हंसे।
शहर के स्वामी ने 2 कदम आगे पीछे किए, अपना सिर झुकाया और सोचा कि चेन परिवार के मुखिया ने क्या कहा। शहर के स्वामी को हिचकिचाते हुए देखकर चेन परिवार के मुखिया ने कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि काले कपड़े पहने दोनों पुरुष किस ताकत से आते हैं, वे वैसे भी हमारी ताकत नहीं हैं। हम पहले सिंह परिवार के साथ युद्ध के लिए जा सकते हैं, फिर वह महान रसायनज्ञ निश्चित रूप से एक कदम नहीं उठाएगा, और अगर वह ऐसा करता है तो यह और भी बेहतर होगा। हम दोनों परिवार सीधे महान रसायनज्ञ को मार देंगे, और रसायन विज्ञान का संघ कुछ भी नहीं कह पाएगा। अगर हम एक कदम नहीं उठाते, तो हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे और काले कपड़े पहने 2 पुरुषों को एक कदम उठाने देंगे। अगर काले कपड़े पहने 2 पुरुष महान रसायनज्ञ को मार सकते हैं, तो ये सबसे अच्छा है, और अगर वे नहीं कर सकते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोगों को अर्जुन को मारने के लिए भेजेंगे, जब तक अर्जुन को मार दिया जाता है, तब तक काम पूरा हो जाएगा। हमें विवेक सिंह को मारने का भी मौका मिल सकता है और उन्हें स्वर्ग में मिलवाने का मौका मिल सकता है। चेन परिवार के मुखिया से ऐसी एक आदर्श योजना सुनकर, खासकर बिना किसी चिंता के, शहर के स्वामी ने हाँ में सिर हिलाया। तुम सही हो, तो चलो पहले महान योद्धा के दायरे में दोनों हथियारों को ढूंढते हैं। चेन परिवार के मुखिया हंसे और कहा, इसीलिए मैं आज रात तुमसे मिलने आया हूं। पूरे लक्ष्मी नगर के लिए तुम्हारे पास सबसे ज्यादा लोग हैं और एक आधिकारिक पहचान है। मेरे चेन परिवार की तुलना में किसी को ढूंढना बहुत आसान है। शहर के स्वामी हंसे और कहा, हाँ, लक्ष्मी नगर में कोई परिवार किसी को नहीं ढूंढ सकता, मेरे शहर के स्वामी से ज्यादा आसान। भले ही उन शहर के गार्डों की ताकत बहुत अच्छी न हो, वे आमतौर पर लोगों को डराते हैं, लेकिन वे बहुत ज्यादा हैं और लक्ष्मी नगर से परिचित हैं। उनके लिए किसी को ढूंढना बहुत सही है। यहाँ आओ, शहर के स्वामी ने जोर से चिल्लाया। एक बूढ़ा आदमी आया, ये शहर के स्वामी के महल का प्रबंधक था। मालिक, क्या आदेश है? शहर के स्वामी ने बूढ़े आदमी को एक प्रतीक दिया और आदेश दिया, मेरे प्रतीक को लो और शहर के गार्ड को लक्ष्मी नगर में 2 लोगों को ढूंढने दो। 2 अनजान महान योद्धा, हम। चेन परिवार के मुखिया ने कहा, मैं अपने सेवक को सहयोग करने के लिए कहूंगा। उसने महान योद्धा के दायरे में उन 2 स्वामी को देखा है। शहर के स्वामी ने सिर हिलाया। क्या तुमने सुना है, चेन परिवार से कोई सहयोग करेगा? तुम्हें बस इसे ढूंढने के लिए जिम्मेदार होना है। एक बार जब तुम उन्हें ढूंढ लेते हो, तो कोई संघर्ष मत करना। जब तक यह उन दोनों लोगों के लिए स्पष्ट है, बस कहो कि स्वामी ने अनुरोध किया है। जी, मालिक। बूढ़े आदमी ने अपना आदेश लिया और जल्दी से बाहर चला गया। फिर, हमें बस अच्छी खबर का इंतजार करना है। क्योंकि वे दोनों महान रसायनज्ञ को मारना चाहते हैं, वे अभी भी शहर में होंगे। जब तक वे शहर में हैं, मेरे शहर के गार्डों से बचना असंभव है, वे अब लक्ष्मी नगर से परिचित नहीं हो सकते हैं। शहर के स्वामी ने मुस्कुराते हुए कहा। अपने हाथों को जोड़कर, चेन मुखिया भी मुस्कुराते हुए उनके साथ चले। तो मैं अच्छी खबर का इंतजार करूंगा। हालांकि, ये कुछ असुरक्षित है और मुझे नहीं पता कि महान रसायनज्ञ के पास कोई और गुप्त हथियार हैं या नहीं। पूरी तरह से सुरक्षित होने के लिए, मुझे लगता है कि हमें कुछ ताकत जोड़नी चाहिए। क्या ताकत? महान योद्धा को बढ़ाना, शहर के स्वामी ने कहा। बेशक, केवल पर्याप्त महान योद्धा ही पूरी तरह से सुरक्षित होने की गारंटी दे सकते हैं। लेकिन, पूरे लक्ष्मी नगर में और कहाँ एक महान योद्धा हो सकता है जिसका हम उपयोग कर सकते हैं? चेन परिवार के मुखिया मुस्कुराए और कहा, लक्ष्मी नगर के 4 बड़े परिवारों में से एक, गुप्ता परिवार। सिंह परिवार में ऊब चुकी आरोही सिंह, अर्जुन के कमरे में उछलती हुई चली गई। कल एक जश्न का कार्यक्रम था, और अर्जुन के पास समय नहीं था, इसलिए आज उनके पास उनके लिए जेली बीन्स बनाने का समय होना चाहिए। स्वादिष्ट जेली बीन्स के बारे में सोचते हुए, वह सुबह जल्दी उनके पास पहुंची। उन्हें कल रात हुए हमले के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन उन्हें लगता था कि अब परिवार की सुरक्षा कड़ी हो चुकी है। हालांकि, सिंह परिवार की बेटी होने के नाते, उन्हें कोई नहीं रोकता, और उन्होंने सिंह परिवार में हुए बदलावों की परवाह नहीं की। भाई, आलसी को उठने का समय हो गया है। आरोही सिंह ने अर्जुन के दरवाजे पर थप्पड़ मारा और जोर से चिल्लाई।
अर्जुन हमेशा उन्हें एक आलसी कीड़ा कहते थे और उन्हें आखिरकार वापस देने का मौका मिला। आ रहा हूँ। अर्जुन की आवाज अंदर से आई। एक पल के लिए अर्जुन ने दरवाजा खोला और अपनी परेशान बहन को देखा जो पहले से ही दरवाजे के बाहर खड़ी थी। मैं खुद को फैलाने से नहीं रोक पाया और पूछा, क्या हुआ? तुम सुबह इतनी जल्दी उठ गई? ये जल्दी है। देखो भी नहीं, आरोही सिंह ने कहा, सूरज की ओर इशारा करते हुए जो क्षितिज पर बहुत ऊंचा उठ चुका था, और कहा, सूरज बहुत ऊंचा है, तुम अभी भी सो रहे हो? अर्जुन ने सूरज की ओर देखा और मुस्कुराया। हाँ, मेरी बहन तब तक नहीं उठेगी जब तक सूरज बहुत ऊंचा न उठ जाए। मुझे लगा कि मेरी बहन बदल गई है, इसलिए वह सूरज निकलने से पहले मेरे पास आ गई। हम्फ, आरोही सिंह ने अपने भाई का मजाक सुनकर अपना चेहरा घुमाया और कहा, मैं तुम्हारे साथ और नहीं खेलती। तुम हमेशा मेरे बारे में बुरा बोलते हो। अपनी बहन के सिर को छूते हुए अर्जुन मुस्कुराए और कहा, ठीक है, तुम यहाँ क्या करने आए हो? ये सुनकर आरोही सिंह को याद आया कि उन्हें अपने भाई को ढूंढने के लिए एक बड़ा काम करना था। भाई, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम लड़ाई के बाद मेरे लिए जेली बीन्स बनाओगे? तुम अब ये कैसे कह सकते हो? अर्जुन ने अपनी नाक को छुआ। सच में, उन्होंने लड़ाई से पहले अपनी बहन से वादा किया था, लेकिन हाल ही में बहुत सी चीजें हो रही थी, वह भूल गए थे। मैं भूला नहीं हूँ, क्या तुम व्यस्त नहीं हो? अगर तुम मुझे नहीं बताती, तो भी मैं तुम्हारे लिए जेली बीन्स बनाने के लिए पहल करता। झूठे, आरोही सिंह ने जोर से कहा, भाई, तुमने झूठ बोला, तुम साफ साफ भूल गए थे। नहीं, अर्जुन ने कहा, चलो अब चलते हैं, और मैं तुम्हारे लिए जड़ी बूटी खरीदूंगा। ठीक है, आरोही सिंह ने खुशी से कहा, इस बार झूठ मत बोलना। नहीं, मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। ठीक है, अर्जुन मुस्कुराए। लक्ष्मी नगर में जुएमिंग मंडप सुबह जल्दी ही खुल गया था, और नौकरानी जड़ी बूटी रख रही थी, आज की बिक्री के लिए तैयार हो रही थी। कुछ लोग थे जो सफाई कर रहे थे। सुबह जल्दी, जड़ी बूटी खरीदने और बेचने वाले ज्यादा योद्धा नहीं होते थे। उन्होंने इस समय का फायदा उठाया और सफाई की। अर्जुन और आरोही सिंह हाथ में हाथ डालकर यहाँ आए। अर्जुन मालिक, तुम बहुत समय से यहाँ नहीं आए। नौकरानी ने तुरंत अर्जुन का स्वागत किया। अर्जुन ने सिर हिलाया, आरोही सिंह का हाथ पकड़ा, और अंदर चले गए। अर्जुन मालिक, ये हमारे प्रबंधक झांग हैं। नौकरानी ने अर्जुन को परिचित कराया। अर्जुन ने अपना सिर उठाया और एक प्रबंधक के रूप में कपड़े पहने अधेड़ उम्र के व्यक्ति को देखा। यह अर्जुन मालिक हैं, है ना? वह सच में बहुत आकर्षक और व्यक्तित्व वाले हैं। प्रबंधक मुस्कुराए। पूर्व प्रबंधक ली कहाँ हैं? अर्जुन ने उलझन में पूछा। उन्हें याद है कि प्रबंधक ली पहले इस दुकान के प्रभारी थे, लेकिन अब वह बदल गए हैं। प्रबंधक मुस्कुराए और अर्जुन के इस तरह पूछने पर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। नौकरानी ने जल्दी से समझाया। प्रबंधक ली को मुख्यालय से स्थानांतरित कर दिया गया था। अब प्रबंधक झांग पूरे लक्ष्मी नगर के जुएमिंग मंडप के प्रभारी हैं। प्रबंधक ली को पदोन्नति मिली है। प्रबंधक मुस्कुराए और कहा, प्रबंधक ली ने पर्याप्त योगदान जमा कर लिया है और अब उन्हें एक बड़े शहर में स्थानांतरित कर दिया गया है। अर्जुन ने सिर हिलाया। वह जानते थे कि जुएमिंग मंडप सरल नहीं था। ताकतें पूरे द ग्रेट किंगडम में फैली थीं। उन्होंने सुना था कि अन्य राजवंशों में भी जुएमिंग मंडप में दुकानें थीं। इस तरह की एक बड़ी ताकत में स्वाभाविक रूप से अपने प्रबंधन के तरीके होते हैं। अरुण ने सिर हिलाया, इन सब बातों से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह तो बस कुछ जड़ी बूटियां खरीदने आया था। मेरे लिए कुछ जड़ी बूटियां तैयार कर दीजिए। मेरे गुरु को उनकी जरूरत है। अर्जुन ने सहजता से कहा, यहाँ ऊर्जा बढ़ाने वाली, शुद्धि करने वाली और शक्तिवर्धक जड़ी बूटियां हैं। इस बार अर्जुन ने बहुत सारी जड़ी बूटियां खरीदी थीं, क्योंकि वह खुद की और अपने परिवार की ताकत बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर दवाइयां बनाने की योजना बना रहा था। सिंह परिवार ने अभी जड़ी बूटियों का संग्रह शुरू नहीं किया था, और वैसे भी अर्जुन के पास इनकी कमी नहीं थी, इसलिए उसने सीधे खरीदना ही उचित समझा। जड़ी बूटियों की कीमत उसके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। एक माहिर वैद्य के लिए इन जड़ी बूटियों की कीमत बस कुछ दवाइयां बनाने जितनी ही थी।
एक नौकरानी के आदरपूर्वक स्वागत के बीच अर्जुन ने अपनी जरूरी चीजें जल्दी से खरीदी और अपनी बहन के साथ सिंह परिवार की हवेली की ओर लौट गया। अर्जुन बाबू, आप क्या करने जा रहे हैं? हवेली के दरवाजे पर जब अर्जुन वापस आया तो उसने कुछ लोगों को तैयारी करते हुए देखा। ये देखकर वह खुद को पूछने से रोक नहीं पाया। किसी ने अपना नाम पुकारते सुना तो अर्जुन जल्दी से मुड़ा, और जब उसने देखा कि यह अर्जुन है तो उसने तुरंत जवाब दिया, बाबूजी को वापस ले चलिए। हम अभी उन दुकानों पर जा रहे हैं जिन्हें शर्मा परिवार और शहर के मालिक ने हमसे हारा है। अर्जुन ने सिर हिलाया। शर्मा परिवार और शहर के मालिक के पास 40 दुकानें थीं जो अब उनके पास आ गई थीं। अच्छा, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। अर्जुन ने अपनी बहन की ओर मुड़कर देखा। आरोही, क्या तुम भी साथ चलोगी? क्यों नहीं, इतनी मजेदार बात हो रही हो और मैं वहां न रहूं, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने सुना है कि हमारा परिवार फिर से बड़ा हो गया है। क्या मेरी जेब खर्च भी बढ़ना चाहिए? आरोही ने मुस्कुराते हुए अर्जुन की तरफ देखा। जेब खर्च? अर्जुन को याद आया कि उसका भी जेब खर्च होता है। एक महीने में 100 साधारण पत्थर। उसके लिए 100 साधारण पत्थर कुछ भी नहीं थे। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी बहन अब भी इसके बारे में सोच रही थी। हम परिवार का बड़ा होना कुछ भी नहीं, तुम्हारा जेब खर्च सबसे जरूरी है। शायद यही आरोही की सोच थी। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, क्या मैंने पिछली बार तुम्हें कुछ साधारण पत्थर नहीं दिए थे? तुम अब भी उन 100 साधारण पत्थरों के बारे में सोच रही हो? तुम शरारती हो। आरोही ने कहा, मुझे कहां से 100 साधारण पत्थर मिले, मुझे तो महीने में केवल 10 ही मिलते हैं। 10 पत्थर? आरोही का जेब खर्च इतना कम है। शायद यही वजह थी कि आरोही यहाँ आते समय अच्छी नहीं लग रही थी। ऐसा नहीं था कि उसे अच्छे कपड़े पसंद नहीं थे, बल्कि खरीदने के लिए उसके पास कोई पत्थर नहीं थे। ठीक है, मेरी बहन, अब से मैं तुम्हें तुम्हारा जेब खर्च दूंगा। तुम्हारा भाई एक वैद्य है और बहुत सारे पत्थर कमा सकता है। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, आरोही खुशी से उछल पड़ी, अब मुझे 2 जेब खर्च मिलेंगे। 2? ऐसा तो मेरा मतलब नहीं था। अर्जुन अपनी छोटी बहन के विचारों को ठीक करना चाहता था, लेकिन जब उसने अपनी खुश बहन को देखा, तो उसने सोचा और फिर जाने दिया। ये पत्थर सिंह परिवार के लिए कुछ भी नहीं था। जब से उसकी बहन को ये पसंद आया है, तो वह उसे खुश कर देगा। क्यों न अपनी बहन के लिए एक दुकान तैयार की जाए? अर्जुन ने सिर हिलाया। अपनी बहन के विचारों की वजह से यह अनुमान लगाया गया है कि लोग ये भी नहीं जानते कि यह बिका है या नहीं। कोई बात नहीं, जब तक छोटी बहन को पत्थर चाहिए, वह उसे सीधे दे सकता है। अब उसकी बहन की ताकत थोड़ी कम है, इसलिए उसकी ताकत में सुधार करना बेहतर है। ये बस इतना है कि मेरी बहन को खेती करना बहुत पसंद नहीं है। ऐसे में वह अपनी बहन के लिए और भी कुछ बना सकता है। हम जेली बीन्स। कुछ परिवार के बुजुर्ग, अर्जुन और अन्य लोग शर्मा परिवार की दुकान की ओर चले। अर्जुन ने कई बुजुर्गों के साथ बात की, और वह सिंह परिवार में हाल की घटनाओं और सिंह परिवार के कुछ विचारों के बारे में अधिक जानता था। साहब, बड़े बुजुर्गों के सामने एक दुकान है जो शर्मा परिवार ने हमसे छीनी थी। सिंह परिवार के एक बच्चे ने कहा। केवल बस क्या? अर्जुन ने पूछा, जब उसने सिंह परिवार को हिचकिचाते हुए देखा। ये बस इतना है कि शर्मा परिवार ने अपनी दुकान तोड़ दी। इसे तोड़ दिया गया। सिंह परिवार ने ध्यान से कहा। पहले उसे लगा था कि अर्जुन गुस्सा होगा, लेकिन उसे नहीं लगा कि अर्जुन में बिल्कुल भी गुस्सा था। उसने बस सिर हिलाया और दुकान की ओर बढ़ गया। शर्मा परिवार बहुत कंजूस है। अपने सामने दुकान को देखते हुए अर्जुन ने गंभीर स्वर में कहा। दुकानें स्पष्ट रूप से समृद्ध और विशाल हैं। हालांकि, जब शर्मा परिवार ने इसे छोड़ा, तो वे स्पष्ट रूप से क्रोधित थे और अंदर सब कुछ तोड़ दिया। एक भी पूरी दुकान नहीं बची है। भाई, ये वह दुकान है जो शर्मा परिवार ने हमें दी थी। आरोही ने चारों ओर से झाड़ा और टिप्पणी की, ये भद्दी है, जिस दुकान का हमने अभी नवीनीकरण किया है, उससे भी अच्छी नहीं है। क्या ये सही नहीं है? दुकान में हर जगह कचरा था और अभी भी एक बुरी गंध थी। जाहिर है, ये शर्मा परिवार द्वारा जानबूझकर किया गया था। इसका उद्देश्य बस उन्हें परेशान करना था। कोई बात नहीं,
अर्जुन ने अपने सामने दुकान को देखते हुए कहा, ये दुकान कितनी भी बुरी क्यों न हो, जब तक ये जगह यही है, मैं उसमें कुछ नहीं चाहता, बस जगह। किसी दुकान के लिए सबसे जरूरी चीज जगह है, उसके बाद आकार और अंत में सजावट का पैटर्न। जब तक जगह और आकार समान रहता है, बाकी सब कोई मायने नहीं रखता। शर्मा परिवार ने बहुत ज्यादती की। उन्होंने कहा था कि लड़ना बेहतर है। अब जब वे हार गए हैं, तब भी वे इतनी घिनौनी हरकतें करते हैं। जाहिर है कि वे हारने का सामर्थ्य नहीं रखते। सिंह परिवार के एक सदस्य ने गुस्से में कहा। ऐसा करके शर्मा परिवार ने सिंह परिवार को कोई वास्तविक नुकसान नहीं पहुंचाया, बस कुछ समय और पत्थर लगे। ये जर्जस टो सिंह परिवार का अधिक अपमान करता है। ठीक है। अर्जुन ने अपना हाथ हिलाया और कहा, जाने दो। शर्मा परिवार ने स्टो खो दिया है। गुस्सा आना सामान्य है। हमें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। अर्जुन के सांत्वना के बाद सिंह परिवार के ये लोग भावनात्मक रूप से अधिक स्थिर हैं। जल्दी करो और किसी को इन सभी को अपने हाथ में लेने और साफ करने के लिए भेजो। कुछ लोगों को काम पर रखना बेहतर है, मुझे लगता है कि अन्य दुकानें भी वैसी ही हैं। अर्जुन ने कहा, जी हुजूर, बड़े राजकुमार, सिंह ने सेवक से जवाब दिया। सिर हिलाते हुए अर्जुन आरोही को लेकर वापस चला गया। उसे दूसरी दुकानें देखने में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये सिंह परिवार की विरासत है, वह अभी भी इसे नीचा देखता है। अब वह सिंह परिवार में वापस लौटना चाहता है, ताकि कुछ दवाइयां बना सके और सिंह परिवार और अपनी खुद की ताकत बढ़ा सके। केवल यही सिंह परिवार की जड़ें हैं। इसके अलावा अर्जुन को अपने आध्यात्मिक कौशल का अभ्यास करना था। अब जब दुश्मन की ताकत ऊंची होती जा रही है, तो ये कुछ ऐसा नहीं है जिसे जल्दी से निपटाया जा सके। अपने पिछले जीवन में उसके आध्यात्मिक कौशल बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन ये केवल काल्पनिक था। इस जीवन में वह कुछ आध्यात्मिक कौशल का अभ्यास करने की योजना बना रहा है। उसने पहले ही योजना बना ली थी, इसलिए उसने अपने कौशल का अभ्यास किया। अपने पिछले जीवन में उसने तलवारबाजी का अभ्यास किया, लेकिन इस जीवन में वह हुनयुआन गोंद की वजह से अविनाशी था। मुक्केबाजी और हथेली का आध्यात्मिक कौशल उसके लिए अधिक उपयुक्त हैं। उसके हाथों में कुंग फू का अच्छी तरह से अभ्यास किया जाता है, लेकिन ये तलवारबाजी से कमजोर नहीं है। आखिरकार हाथ तलवार से ज्यादा लचीला होता है, और अगर आप अच्छी जोड़ी पहनते हैं तो यह और भी शक्तिशाली होगा। घर लौटने के बाद अर्जुन और उसकी बहन कमरे की ओर चले, अपनी बहन के लिए कुछ जेली बीन्स बनाने के लिए वापस कमरे में जाने की योजना बना रहे थे। पिछली बार परिष्कृत जेली बीन्स उसकी बहन के शरीर को शुद्ध करने के लिए थी, इसलिए वह ज्यादा नहीं खा सकती थी, वह दिन में केवल एक गोली खा सकती थी। उसकी बहन ने इस घटना के कारण उसकी शिकायत की थी। आरोही के लिए ये देखने और न खाने के लिए एक तरह की प्रताड़ना है। यही कारण है कि उसकी बहन इतनी उत्सुक है कि वह उससे कुछ जेली बीन्स बनाना चाहती है। इस समय एक सेवक ने अर्जुन को देखा और चिल्लाया, स्वामी, प्रतीक्षा करें। अर्जुन ने जब सेवक को जल्दी में आते देखा तो माथे पर बल पड़ गए। सिंह परिवार में ये सेवक बहुत अच्छी तरह से रहते हैं। वे इधर उधर भाग नहीं सकते या इच्छा से चिल्ला नहीं सकते। इस सेवक के लिए इतना घबराया हुआ होना जरूर कुछ जरूरी है। यकीन मानिए, सेवक के पास आते ही उसने उत्सुकता से कहा, मेरे बेटे, कुलपति और सभी बुजुर्ग हॉल में हैं, उन्होंने मुझे जल्दी में बुलाया है। अर्जुन ने सिर हिलाया, मैं समझा। तुम आगे बढ़ो, मैं पास करूंगा। सेवक ने सिर झुकाया और चला गया। बहन, अर्जुन मुड़ा और चिल्लाया, पता है, पता है। आरोही ने हाथ हिलाया, आगे बढ़ो, मैं वहां नहीं जाऊंगी, मैं वैसे भी नहीं समझती। अर्जुन ने भरोसा दिलाया, जब काम हो जाएगा तो मैं तुम्हारे लिए जेली बीन्स बना दूंगा। बार बार आश्वासन के साथ अर्जुन ने आखिरकार आरोही को खुशी खुशी छोड़ दिया। इस वजह से अर्जुन ने कई असमान संधियों पर हस्ताक्षर किए। सिंह परिवार के हॉल में कई बुजुर्ग और सिंह परिवार के कुलपति विवेक सिंह पहले से ही मौजूद हैं। जब अर्जुन आया तो वे थोड़ी देर के लिए इस पर चर्चा कर रहे थे। पिताजी, बड़े, अर्जुन ने सिर झुकाया। सिर पर बैठे विवेक ने अर्जुन को आते देख खुशी से कहा, बेटा, बैठने के लिए जगह ढूंढो, इस बार बहुत कुछ हुआ है।
इसे भी सुनो। अर्जुन एक जगह पर बैठ गया और कई बुजुर्गों और अपने पिता के बीच चर्चा को ध्यान से सुना। कल रात से शहर के पहरेदार किसी को खोज रहे हैं और यह आज सुबह समाप्त हुआ। इसे ढूंढ लिया जाना चाहिए, एक बुजुर्ग ने कहा। विवेक ने सिर हिलाया। वह जानता था कि लक्ष्मी नगर में क्या हुआ था। मुझे नहीं पता कि वे किसे ढूंढ रहे हैं। क्या इसका संबंध उस व्यक्ति से है जिसने कल सिंह परिवार पर हमला किया था? बुजुर्गों ने एक दूसरे को देखा और उन्हें नहीं पता था। एक और बात है जो ज्यादा जरूरी है। शहर के मालिक और शर्मा परिवार ने आज एक साथ वांग परिवार से मुलाकात की, हमें इससे सावधान रहना होगा, एक ग्रे बालों वाले बुजुर्ग ने कहा। विवेक ने माथे पर बल डाले। यह एक बड़ी बात है। शहर के मालिक और शर्मा परिवार के कुलपति की आदतों के आधार पर यह अनुमान लगाया गया है कि वे कुछ बुरी बातों पर ध्यान दे रहे हैं। सिंह परिवार का उत्कृष्ट रूप बस समाप्त नहीं हो सकता। सिंह परिवार अब तूफान से पहले शांत लग रहा था, लेकिन माहौल उदास था और ऐसा लग रहा था जैसे किसी भी समय एक तूफान आने वाला है। क्या हमारे लोगों को कोई खबर मिली? वे किस बारे में बात कर रहे हैं? विवेक ने गंभीर स्वर में पूछा। नहीं, एक बुजुर्ग ने सिर हिलाया और असहाय होकर कहा, इस बार उनकी बातचीत बहुत छिपी हुई थी और हमारे लोगों को कोई खबर नहीं मिली। ऐसा लगता है कि वे बड़ी चाल चल रहे हैं। विवेक ने आह भरी। सिंह परिवार बहुत कमजोर है। अगर कई महान मार्शल आर्ट हैं, तो पूरे लक्ष्मी नगर परिवार को भी इकट्ठा किया जाएगा। उसका सिंह परिवार डरता नहीं है। यकीन मानिए, ताकत ही आखिरी शब्द है। पिताजी, आइए इसके बारे में चिंता न करें। अब सबसे जरूरी बात यह है कि ओझा परिवार से बात की जाए। देखें कि क्या उन्हें खबर मिलती है। इसके अलावा उन्होंने जो भी चर्चा की, वे अंत में एक लड़ाई से बच नहीं सके। हमें जल्दी योजना बनानी होगी और हम जो ताकत इकट्ठा कर सकते हैं, उसे इकट्ठा करना होगा। अर्जुन खड़ा हुआ और बोला। अर्जुन सही था और वह तुरंत बात पर आ गया। विवेक ने होश में आकर कहा, शहर का मालिक और शर्मा परिवार जो भी कर रहे हैं, अंतिम तुलना अभी भी ताकत है। हमें अब क्या करना चाहिए? वह ताकत इकट्ठा करना है। बाकी दूसरे नंबर पर हैं, चाहे शहर के मालिक और शर्मा परिवार ने कितनी भी साजिशें क्यों न रची हों, वे ताकत के सामने काम नहीं करेंगे। हाँ, हमें इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है, अनुमान लगाने का कोई फायदा नहीं है। अब हमारे लिए सबसे जरूरी बात अच्छी ताकत इकट्ठा करना है। कई बुजुर्गों ने भी जवाब दिया। चूंकि वे अनुमान नहीं लगा सकते थे कि शर्मा परिवार और शहर का मालिक क्या कर रहे थे, इसलिए उन्हें इसका सामना शांति से करना पड़ा। इस समय सिंह परिवार का एक सदस्य रिपोर्ट करने आया और कुलपति ओझा मिलने आए। जल्दी करो, विवेक ने जोर से कहा। इस महत्वपूर्ण समय में ओझा परिवार आया, जाहिर है कि उनके सिंह परिवार की मदद करने का इरादा था। कुलपति ओझा कई बुजुर्गों के साथ अंदर चले गए। नमस्कार, कुलपति सिंह। कुलपति ओझा, कृपया जल्दी करें और बैठ जाएं। विवेक ने जल्दी से कहा, अगर मेहमान को सिर पर नहीं बैठना होता, तो वह नेतृत्व छोड़ना पसंद करते। कुलपति ओझा ने बेतरतीब ढंग से कुछ जगह ढूंढी, बैठ गए और पूछा, कुलपति सिंह, इस बार शर्मा परिवार, शहर के मालिक और वांग परिवार के बीच गठबंधन के बारे में आप क्या सोचते हैं? गठबंधन? कई लोगों ने एक दूसरे को देखा। क्या आप नहीं जानते कि शर्मा परिवार, शहर के मालिक और वांग परिवार ने आज सुबह पहले ही गठबंधन कर लिया है? ओझा परिवार ने संदेह में पूछा। खांसी। हमारे सिंह परिवार को वास्तव में नहीं पता है, विवेक ने शर्मिंदगी से कहा। ये सच है कि सिंह परिवार लक्ष्मी नगर के 4 प्रमुख परिवारों में से एक है, लेकिन ओझा परिवार जैसी पुरानी ताकतों के लिए कोई अच्छी खुफिया प्रणाली नहीं है। ओझा परिवार को ऐसी जरूरी खबर मिल सकती है, और उनके सिंह परिवार में कोई क्षमता नहीं है। कुलपति ओझा ने भी प्रतिक्रिया दी, सिंह परिवार की पृष्ठभूमि गहरी नहीं है, और खबर न मिलना सामान्य है। तो आप यहाँ किस बारे में चर्चा करने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं? आपको बताने के लिए, हमें खबर मिली कि शर्मा परिवार और शहर का मालिक एक साथ वांग के घर गए, लेकिन वे नहीं जानते कि वे क्या चर्चा कर रहे थे, विवेक ने सीधे कहा। कुलपति ओझा ने सिर हिलाया, मुझे सटीक खबर मिली कि शर्मा, वांग और शहर के मालिक ने एक गठबंधन बनाया है। सटीक खबर सुनकर
विवेक के चेहरे पर भाव बदल गए। 3 ताकतों के गठबंधन से सिंह परिवार कैसे निपटेगा? यहाँ तक कि ओझा परिवार के साथ भी वे उन तीनों को हरा नहीं सकते थे। मुझे ये भी खबर मिली कि शहर के मालिक ने कल आपके सिंह परिवार पर हमला करने वाले 2 काले रंग के आदमियों को खोजने के लिए सैनिकों को भेजा था। मैंने सुना है कि वे मिल गए हैं। कुलपति ओझा ने सिंह परिवार के खबर को पचाने के लिए इंतजार नहीं किया, लेकिन एक और गहराई का बम आया। इस खबर को सुनकर कुलपति सिंह और सिंह परिवार के बुजुर्ग सीधे अपनी कुर्सियों पर गिर गए। सिंह परिवार के प्रदर्शन को देखकर कुलपति ओझा ने सिर हिलाया। उन्होंने सिंह परिवार को सूचित करने का कारण सिंह परिवार को तैयार करना था। वह जवाबी कार्रवाई पर चर्चा करने नहीं आया था। पूर्ण शक्ति के सामने कोई जवाबी कार्रवाई उपयोगी नहीं थी। वांग परिवार हमेशा की तरह अच्छा है। यदि आप कोई चाल नहीं चलते हैं, तो ये सिर्फ एक चाल है। कुलपति ओझा ने आह भरी। विवेक ने भी सिर हिलाया। वास्तव में, इस बार सबसे शक्तिशाली वांग परिवार था। पूरी प्रक्रिया में कोई भागीदारी नहीं थी, लेकिन अंत में, उन्हें अभी भी टुकड़ों में विभाजित किया जा सकता था। हालांकि वे इसे स्वीकार नहीं करना चाहते थे, लेकिन सिंह परिवार को इसे स्वीकार करना पड़ा। सिंह परिवार हार गया। चूंकि आप सभी को खबर मिल गई है, तो मुझे भी चले जाना चाहिए। कुलपति ओझा उठे, अपने कपड़े थपथपाए और कहा। उसने इस बार अपनी पूरी कोशिश की थी। अगर वह सिंह परिवार को खबर नहीं बताता, तो यह अनुमान लगाया गया था कि शर्मा परिवार और शहर के मालिक द्वारा सिंह परिवार नष्ट हो जाएगा। धन्यवाद, कुलपति ओझा, हमारा सिंह परिवार अभिभूत हो जाएगा। विवेक भी खड़ा हुआ और उसने धन्यवाद दिया। सिंह परिवार के कई बुजुर्ग भी खड़े हुए और बार बार धन्यवाद दिया। ऐसा करने की जरूरत नहीं है। कुलपति ओझा ने हाथ हिलाया। हम सहयोगी हैं, और मैंने वह सब कुछ किया है जो हम कर सकते हैं। बोलने के बाद, कुलपति ओझा बाहर चले गए, पीछे से थोड़ा उदास। कुलपति ओझा और ओझा परिवार के कई बुजुर्गों को जाते देख, हर कोई भावनाओं से भर गया था। ओझा परिवार और उनके सिंह परिवार के गठबंधन, ओझा परिवार को कोई फायदा नहीं हुआ। इसके विपरीत, सिंह परिवार के खिंचाव के कारण, ओझा परिवार लक्ष्मी नगर से बाहर निकलना चाहता था। आप जानते हैं, ओझा परिवार की जड़ें लक्ष्मी नगर में हैं। लक्ष्मी नगर से दूर जाने से ओझा परिवार को भारी नुकसान हुआ। नेटवर्क, दुकानें, जमीन के काम आदि, ये दूर नहीं ले जाए जाते हैं। शर्मा परिवार और शहर का मालिक ओझा परिवार को उन्हें दूर नहीं जाने देंगे। ओझा परिवार ने जो किया है, उसे सबसे परोपकारी माना जाता है, और जब वे जा रहे होते हैं, तो वे सिंह परिवार को सूचित करने भी आते हैं। पूरे गठबंधन में, सिंह परिवार ओझा परिवार की शक्ति का लाभ उठा रहा है, और ओझा परिवार को कोई लाभ नहीं मिला है। एकमात्र वह दवा की बोतल हो सकती है जो अर्जुन ने ओझा परिवार को भेजी थी। इसके बारे में बात करते हैं। हमें क्या करना चाहिए? विवेक लाचारी से कुर्सी पर लेट गया और आह भरी। इस समय के दौरान दृश्य शानदार है, लेकिन अब इसे अपनी मूल स्थिति में वापस लाया जाना है। इसके बारे में सोचना, ये वास्तव में निराश है। मुझे नहीं पता कि कितने लोग चुपके से सिंह के जाने पर मजाक करेंगे। विवेक के शब्दों को सुनकर कई परिवार के बुजुर्गों ने भी आह भरी। अगर वे पूर्ण शक्ति से कुचले जाते हैं तो वे क्या कर सकते हैं? शर्मा परिवार में 2 महान योद्धा हैं, एक शहर के मालिक से और एक वांग परिवार से, साथ ही 2 रहस्यमय आदमी भी हैं। दुश्मन के कुल 6 मालिक हैं। सिंह परिवार में केवल एक है, साथ ही युवा और बूढ़ा, और ओझा परिवार में एक है। सभी पहली ताकतें एकजुट हैं, और महान मार्शल स्वामी के दायरे में केवल 3 योद्धा हैं। यदि शर्मा परिवार में केवल 4 महान योद्धा होते, तो वे अभी भी लड़ सकते थे। अब जल्दी से भाग जाते हैं। विवेक ने उन लोगों को देखा जो बात नहीं करते थे, और जानता था कि उनके पास कुछ भी नहीं था। खड़े होने में मदद नहीं कर सकता, गंभीर रूप से कहा, इस मामले में, हम लक्ष्मी नगर से बाहर निकल जाएं। कुलपति, लक्ष्मी नगर हमारी जड़ है। हमारे सिंह परिवार के पूर्वज पीढ़ियों से लक्ष्मी नगर में हैं, और मैं वास्तव में छोड़ना सहन नहीं कर सकता। एक बुजुर्ग ने जोर से कहा। मैं भी छोड़ना सहन नहीं कर सकता, या हम शर्मा परिवार के साथ लड़ेंगे, एक एक करके। चलो, एक मछली और एक जाल है।
एक और पुराने बुजुर्ग ने चिल्लाया। आह, लड़ो, लड़ो, लड़ो। विवेक ने कहा, हम जो भी लड़ते हैं, मछली मर चुकी होगी और जाल नहीं टूटा है, यह एक और मामला है। विवेक की दहाड़ सुनकर कई बुजुर्गों के चेहरे पीले पड़ गए। वे जानते थे कि सिंह परिवार को लक्ष्मी नगर छोड़ना पड़ा और एक पल भी इंतजार नहीं कर सकते। यहाँ तक कि ओझा परिवार भी जाने की योजना बना रहा है, और उनके सिंह परिवार के पास कुछ भी नहीं है। ओझा परिवार उनसे प्रभावित था और उनका सिंह परिवार मालिक था। ओझा परिवार चला गया था और उनका सिंह परिवार यहाँ रहा था। नष्ट होने के अलावा कोई दूसरी संभावना नहीं थी। ठीक है, बड़ी बात यह है कि हम सब कुछ फिर से शुरू करेंगे। एक दिन हम वापस आएंगे। उस समय ये तब होगा जब हमारा सिंह परिवार लक्ष्मी नगर आएगा। विवेक ने कड़वाहट से बाहर आसमान को देखा। ठीक है, तुम जा सकते हो। जल्दी से सभी को खबर कर दो। हम तुरंत निकलेंगे। विवेक सिंह ने खड़े होकर घर के बड़ों की ओर देखा और कहा। सभी बड़े उठकर चले गए। जब जाना तय हो ही चुका है, तो देर करने का कोई फायदा नहीं। अगर वे चैन परिवार और शहर के मुखिया के आने का इंतजार करते, तो बहुत देर हो जाती। जब सब चले गए, तो अर्जुन खड़ा हो गया। अर्जुन, तुम्हें क्या लगता है, हमें कहाँ जाना चाहिए? विवेक सिंह ने पूछा। लक्ष्मी नगर उनकी जड़ है, इसे छोड़कर वे नहीं जानते कि सिंह परिवार के लिए कौन सी जगह बेहतर होगी। वे किसी भी शहर में जाएं, वहां पहले से ही ताकतें मौजूद होंगी। अगर वे जल्दबाजी में घुसते हैं, तो उनका अंत अच्छा नहीं होगा। जब तक वे साधारण लोगों की तरह रहें और संसाधनों और क्षेत्रों पर कब्जा न करें, तब तक कोई उनके खिलाफ नहीं होगा। पिताजी, क्या हमारे सिंह परिवार के लिए सच में कोई रास्ता नहीं बचा? अर्जुन ने साफ आंखों से विवेक सिंह को देखा। क्या तुम्हारे पास कोई और रास्ता है? विवेक सिंह ने बेचैनी से अर्जुन को देखा, उम्मीद कर रहे थे कि वह कोई समाधान बताएगा। अगर फिलहाल का ये संकट टल जाए और सिंह परिवार को थोड़ा और समय मिल जाए, तो विवेक सिंह को यकीन था कि पूरा लक्ष्मी नगर सिंह परिवार का होगा। अर्जुन मुस्कुराया और सिर हिलाकर बोला, पिताजी, अगर हमारा सिंह परिवार लक्ष्मी नगर छोड़ भी देता है, तो हमारी ताकत में कोई कमी नहीं आएगी। यह मत भूलिए, मेरे गुरु एक महान रसायनज्ञ हैं। विवेक सिंह ने सोचा, और हाँ, ये सच था। कहीं भी, जब तक एक महान रसायनज्ञ साथ है, सिंह परिवार को संसाधनों की कमी नहीं होगी। और जब संसाधनों की कमी नहीं होगी, तो उनका परिवार निश्चित रूप से प्रगति करेगा। बस समय की बात है। पिताजी, चूंकि आप यहाँ से जाना नहीं चाहते, तो हमारे पास एक तरीका है कि हम यहीं रुकें। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसे सामने आया ये संकट उसके लिए कुछ भी नहीं था। विवेक सिंह अपने बेटे की तरफ देखने लगे, उम्मीद कर रहे थे कि वह कोई हल बताएगा। अब वह अपने बेटे को और भी कम समझ पा रहे थे। अर्जुन बहुत ही रहस्यमय लग रहा था। जब वे सब उपायों पर चर्चा कर रहे थे, तब भी अर्जुन की आंखों में कभी हताशा नहीं दिखी। वह एक ऐसे युवक की तरह नहीं लग रहा था जो अभी अभी बड़ा हुआ हो, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की तरह था जिसने बड़ी बड़ी मुसीबतों का सामना किया हो और जिसे दुनिया की गहरी समझ हो। पिताजी, इस स्थिति को तोड़ना वास्तव में बहुत आसान है। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। बहुत आसान? विवेक सिंह ने अर्जुन की ओर देखा, अपने बेटे की सलाह सुनना चाहते थे। अर्जुन थोड़ा मुस्कुराया, उसकी आंखों में ज्ञान की एक चमक थी। पिताजी, अभी हम जो मुकाबला कर रहे हैं, वह ताकत का है। जिसके पास ज्यादा ताकतवर योद्धा हैं, वही जीतेगा। इस स्थिति में, हमें बस अपनी ताकत बढ़ानी है। लेकिन, हमें ताकतवर लोग कहाँ मिलेंगे? विवेक सिंह ने पूछा, और अगर हमें वे मिल भी जाते हैं, तो वे हमारी मदद क्यों करेंगे? अर्जुन धीरे से मुस्कुराया और दो शब्द कहे, फायदा। और फिर आगे बोला, पिताजी, इस दुनिया में हर कोई, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों न हो, फायदे के बिना कुछ नहीं करता। अगर आप काफी कीमत चुकाते हैं, तो कोई भी आपके लिए मरने को तैयार हो सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे शर्मा परिवार। विवेक सिंह ने सिर हिलाया। अर्जुन दो कदम आगे बढ़ा और बोला, लक्ष्मी नगर में, इन कुछ महान योद्धाओं के अलावा, क्या कोई और नहीं है? और अगर लक्ष्मी नगर में नहीं है, तो क्या दूसरे शहरों में नहीं है?
इस दुनिया में इतने सारे महान योद्धा हैं, वे चेन परिवार, शहर के मुखिया और वांग परिवार से बेहतर तो होंगे ही। लेकिन विवेक सिंह ने कहा, हम उन्हें अपनी मदद करने के लिए कैसे मना सकते हैं? कई तरीके हैं, जैसा कि मैंने अभी कहा, सबसे आसान तरीका है फायदा। अगर आप पर्याप्त फायदा देते हैं, तो एक छोटा योद्धा तो क्या, आप किसी भी बड़े योद्धा को मदद के लिए बुला सकते हैं। अर्जुन ने रौबदार अंदाज में कहा। अपने पिछले जीवन में, उसने अनगिनत बार योद्धाओं को भर्ती किया था, जिनमें महान योद्धा भी शामिल थे। वह जानता था कि इन योद्धाओं को कैसे भर्ती किया जाता है। साधारण लोग उन्हें भर्ती नहीं कर पाते, इसका पहला कारण पर्याप्त फायदे का न होना है। दूसरा कारण है उनका रुतबा। रुतबे के बिना, उनसे मिलना भी मुश्किल होता है, भर्ती करना तो दूर की बात है। अभी तो समय बहुत कम है, क्या हम उन्हें भर्ती करने में जल्दबाजी नहीं कर रहे? विवेक सिंह ने पूछा। अर्जुन ने विश्वास से कहा, हाँ पिताजी, हम जल्दबाजी कर रहे हैं। यह मत भूलिए कि इस दुनिया में उड़ने वाले जीव भी होते हैं। अगर कीमत ज्यादा हो, तो कोई भी उनकी सेवा ले सकता है। हम बस उन योद्धाओं को कुछ समय के लिए बुला रहे हैं, हम उन्हें जीवन भर के लिए नहीं खरीद रहे। इसमें क्या दिक्कत है? विवेक सिंह ने जैसे अंधेरे में रोशनी की किरण देखी हो, और जल्दी से पूछा। अर्जुन, तुम्हारे पास महान योद्धाओं को मदद के लिए बुलाने का कौन सा जरिया है? और उसकी कीमत क्या होगी? जब तक पूरे सिंह परिवार को खतरा न हो, मैं कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूं। अर्जुन मुस्कुराया और उन्हें दिलासा देते हुए बोला, पिताजी, आप इतने बेचैन और घबराए हुए मत हों। हमारी ताकत को मत भूलिए। इस समय हमारी कौन सी ताकत है? हमारी तो सारी ताकत खत्म हो गई है। विवेक सिंह ने कहा, मेरे गुरु एक महान योद्धा हैं, और वे अगर ऐसे ही कुछ भी बाहर निकाल दें, तो वह महान योद्धाओं के बीच झगड़े का कारण बन सकता है। कुछ खजाने ऐसे भी हैं जो योद्धाओं को भी चाहिए होते हैं, तो महान योद्धाओं की तो बात ही क्या। चिंता मत कीजिए पिताजी, हमारे पास महान योद्धाओं को बुलाने के लिए पर्याप्त चीजें हैं। अर्जुन ने अपनी उंगली में पहनी हुई अंगूठी से खेलते हुए कहा। हमें उन्हें कैसे भर्ती करना चाहिए? विवेक सिंह को संदेह हुआ कि इस समय बहुत कम है। अगर वे किसी और शहर में भर्ती करने जाते, तो बहुत देर हो जाती। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी, आप लक्ष्मी नगर में ही भर्ती कर सकते हैं, इसीलिए मैंने कहा कि चिंता मत कीजिए। लक्ष्मी नगर, विवेक सिंह ने माथे पर बल डाला। लक्ष्मी नगर से वह सबसे ज्यादा परिचित थे। यहाँ के महान योद्धाओं के बारे में वह सब कुछ जानते थे। यहाँ तो कोई महान योद्धा है ही नहीं। ज्वेमिंग पवेलियन, अर्जुन ने कहा, क्या ज्वेमिंग पवेलियन में कोई महान योद्धा है? विवेक सिंह ने हैरान होकर पूछा। वह जानते थे कि ज्वेमिंग पवेलियन मुख्य रूप से जड़ी बूटियों और गोलियों का व्यापार करता है। हालांकि, लक्ष्मी नगर में ज्वेमिंग पवेलियन केवल दूसरे दर्जे की गोलियां बेचता है। उन्होंने कभी नहीं सुना कि वहां कोई महान योद्धा भी है। पिताजी, ज्वेमिंग पवेलियन को कम मत समझिए, वे बस छिपे हुए हैं। ज्वेमिंग पवेलियन की शाखाएं पूरे दक्षिया साम्राज्य में थीं। उन्होंने लक्ष्मी नगर में दुकानें इसलिए नहीं खोली ताकि वे पैसे कमा सकें, बल्कि ताकि वे खबरें ले सकें। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, अपने पिछले जीवन में, वह ऐसी बहुत सी ताकतों को जानता था, और जब वह पहली बार ज्वेमिंग पवेलियन से मिला था, तो उसे कुछ अजीब लगा था। पहले जोली गुवानशी था, वह एक महान योद्धा था, और अब ये झांक गुवानशी भी एक महान योद्धा है। महान योद्धाओं का रुतबा इतना कम कब से हो गया? ये लक्ष्मी नगर है, दक्षिया शाही शहर नहीं। तो, इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है। ज्वेमिंग पवेलियन पैसे कमाने के लिए नहीं है, बल्कि खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए है। ज्वेमिंग पवेलियन एक बड़ी ताकत से संबंधित है। केवल इसी तर्क से यह समझ में आता है कि उनके कुछ व्यवस्थापक महान योद्धाओं के रुतबे के क्यों हैं। शायद ज्वेमिंग पवेलियन के नियम है कि किसी दुकान का प्रबंधन करने के लिए एक महान योद्धा होना जरूरी है। अर्जुन, क्या तुम्हें यकीन है कि ज्वेमिंग पवेलियन में एक महान योद्धा है? विवेक सिंह ने पूछा। अर्जुन ने सिर हिलाया, यह मेरे गुरु ने कहा है। उन्होंने मुझे ज्वेमिंग पवेलियन के बारे में कुछ और जानकारी भी दी थी, इसलिए मैं इतना कुछ जानता हूँ। अर्जुन यह नहीं दिखाना चाहता था कि वह बहुत ज्यादा चालाक है।
कभी कभी चालाक होना अच्छा होता है, लेकिन बहुत ज्यादा चालाक होना बुरा होता है। हालांकि अर्जुन एक दानव था, लेकिन वह एक ऐसा दानव था जो दिखावा करना जानता था। जब तक ताकत अपनी रक्षा के लिए पर्याप्त नहीं होती, तब तक अर्जुन को छिपना ही था। इस दुनिया में पानी बहुत गहरा है। विवेक सिंह ने उत्साहित होकर पूछा, क्या हमारे सिंह परिवार के पास कुछ ऐसा है जो ज्वेमिंग पवेलियन को प्रभावित कर सके? अर्जुन मुस्कुराया, अपने पिता को देखा और पूछा, पिताजी, अगर आपको लक्ष्मी नगर का मुखिया बनने का मौका मिले, तो क्या आप चाहेंगे? क्या आप शहर के मुखिया बनना चाहेंगे? बेशक विवेक सिंह ये चाहेंगे, वह तो ये सपना देखते थे। लेकिन चाहने से क्या होता है? लक्ष्मी नगर के मुखिया को दक्षिया शाही परिवार द्वारा नियुक्त किया जाता है। उनका दक्षिया शाही परिवार से कोई संबंध नहीं है, तो वह शहर के मुखिया कैसे बन सकते हैं? विवेक सिंह ने कहा, बेशक मेरे पिताजी चाहेंगे, लेकिन सिर्फ चाहने से क्या होता है? शहर के मुखिया बहुत लालची हैं, वह मुझे शहर का मुखिया नहीं बनने देंगे। किसने कहा कि शहर के मुखिया की सहमति चाहिए? अर्जुन ने विश्वास से कहा, जब तक आप शहर के मुखिया बनना चाहते हैं, वह भले ही पद छोड़ना न चाहें, उन्हें पद छोड़ना होगा। वह दक्षिया साम्राज्य के एक सदस्य थे और उन्होंने दक्षिया साम्राज्य के खिलाफ लड़ने के आदेशों का पालन किया और थोड़ी सी भी अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं की। वह तो बस दक्षिया साम्राज्य के एक वंशज थे। अगर गुरु उन्हें जाने के लिए कहते, तो उन्हें जाना ही पड़ता। लेकिन क्या दक्षिया साम्राज्य उन्हें जाने देगा? वह तो वहां अच्छे से रह रहे हैं, वह क्यों जाएंगे? विवेक सिंह ने पलटकर पूछा। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, यह मत भूलिए, मेरे गुरु एक योद्धा हैं। हालांकि अभी वह घायल हैं, लेकिन एक योद्धा योद्धा ही होता है। एक योद्धा के लिए लक्ष्मी नगर का मुखिया चींटी के समान है। विवेक सिंह ने चिंता जताई। अर्जुन, हम इस तरह तुम्हारे गुरु के संसाधनों का उपयोग करेंगे, ये सही है। हमने पहले ही तुम्हारे गुरु से फायदा उठाया है, अब उनसे मदद के लिए। अर्जुन ने हाथ हिलाया, जैसे लोहा भी स्टील नहीं बन सकता। पिताजी, आप इतने अनिर्णायक क्यों हैं? सिर्फ आप ही लक्ष्मी नगर के मुखिया हैं, तो हम भी ठीक रहेंगे। लक्ष्मी नगर अपना ही आधार बन जाएगा। जब आप लक्ष्मी नगर के मुखिया बन जाएंगे, और शर्मा परिवार की मदद से, हम लक्ष्मी नगर पर पूरी तरह से नियंत्रण कर सकते हैं। ये शहर के मुखिया से तो बेहतर होगा। जब समय आएगा, तो आप गुरु की और भी मदद कर पाएंगे, और तब आप उनका कर्ज उतार सकते हैं। अर्जुन अपने गुरु के संसाधनों का उपयोग क्यों करता? वह अपने संसाधनों का उपयोग करता, और उसे गुरु के संसाधनों की बिल्कुल आवश्यकता नहीं थी। गुरु जल्दबाजी में भाग गए थे, उनके पास ज्यादा संसाधन नहीं थे। इसके अलावा, वह एक औषधि देवता है, और औषधि देवता की धन पैदा करने की क्षमता साधारण लोगों की कल्पना से परे है। अगर ज्वेमिंग पवेलियन को प्रभावित करना है, तो कुछ उत्तम शक्तिवर्धक गोलियां बना देना ही काफी है। इसमें सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। अगर बताना मुश्किल न होता, तो वह सीधे 5वीं श्रेणी की उत्तम गोलियां बना देता। उसके लिए, उत्तम गोलियों में कोई स्तर नहीं होता। जब तक वे देवताओं के नीचे हैं, और जब तक आध्यात्मिक पौधे हैं, वह एक उत्तम गोली बना सकता है। इसलिए, लक्ष्मी नगर के मुखिया का पद और परिवार का संकट, उसके लिए कुछ भी नहीं है। चेन परिवार और शहर के मुखिया सिंह परिवार से नफरत क्यों करते हैं? इसका कारण संसाधनों का अभाव नहीं है। जब वह चाहेगा, तो वह चेन परिवार और शहर के मुखिया को सीधे धन से दबा सकता है, चाहे वह कुछ भी क्यों न करे। अर्जुन के लिए, चेन परिवार और शहर के मुखिया, यहाँ तक कि वांग परिवार भी, ऐसे छोटे पात्र थे जो बड़ी दुनिया के लिए नहीं बने थे। विवेक सिंह ने कुछ देर सोचा और पूछा, तो हमें ज्वेमिंग पवेलियन को मनाने के लिए क्या कीमत चुकानी होगी? अर्जुन ने एक जैड की बोतल निकाली और कहा, अगर आप अभी के संकट से बचना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ 20 उत्तम शक्तिवर्धक गोलियां चाहिए। अगर आप चेन परिवार, शहर के मुखिया और वांग परिवार को खत्म करना चाहते हैं, तो आपको बहुत सी उत्तम शक्तिवर्धक गोलियां चाहिए, लगभग 100। शहर के मुखिया बनने के लिए आपको लगभग 30 चाहिए। अर्जुन ऐसा बोल रहा था जैसे वह सब्जी मंडी में सब्जियों की बात कर रहा हो। क्या इतनी गोलियां चाहिए? विवेक सिंह बड़बड़ाए।
उत्तम शक्तिवर्धक गोलियां बहुत असरदार होती हैं और उनका मूल्य बहुत ज्यादा होता है। यह अनुमान है कि 10 उत्तम शक्तिवर्धक गोलियां एक सामान्य योद्धा को बिना किसी समस्या के महान योद्धा के रुतबे तक पहुंचा सकती हैं। अगर 100 हों, तो यह महान योद्धाओं के रुतबे के 10 योद्धाओं के बराबर होगा। क्या ये कीमत चुकाना सही है? अर्जुन पूरी तरह से अवाक था। उसने सिर हिलाया और कहा, पिताजी, गोलियां तो बस बेजान चीजें हैं, उनका उपयोग तो बनाना ही है। विवेक सिंह ने आह भरी, लेकिन क्या तुम्हारे गुरु उत्तम शक्तिवर्धक गोलियां बना सकते हैं? ये तो शायद उनके कई सालों का संग्रह होगा। अर्जुन जोर से कहना चाहता था कि मेरे गुरु को बनाना नहीं आता और उनके पास उत्तम शक्तिवर्धक गोलियां नहीं हैं। लेकिन मैं बना सकता हूं। लेकिन अर्जुन ने आखिरकार खुद को रोक लिया। ये खबर वास्तव में चौंकाने वाली है, इसलिए अपने पिता को न बताना ही बेहतर है। पिताजी आरोही सिंह नहीं हैं, और छोटी बहन को कुछ नहीं पता, उसे उत्तम गोलियां बनाने की कठिनाई भी नहीं पता। उसने अनुमान लगाया कि वह केवल इतना जानती होगी कि रसायन बनाना मुश्किल है। कितना मुश्किल है, आरोही सिंह को कुछ नहीं पता था। अर्जुन ने हाथ हिलाया और कहा, पिताजी, चिंता मत कीजिए, गुरु का संग्रह कुछ ऐसा नहीं है जिसे हम माप सकें। मेरे गुरु महान योद्धा हैं, और एक छोटी सी उत्तम शक्तिवर्धक गोली, शायद उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। बस उन्हें इन उत्तम गोलियों का अध्ययन करना था ताकि उन्हें इतनी सारी उत्तम शक्तिवर्धक गोलियां मिलें। अब उन्हें अध्ययन करने की जरूरत नहीं है, तो ये उत्तम शक्तिवर्धक गोलियां बेकार हैं। हमें बस उन्हें उपयोग करना है। क्या ये ठीक है? विवेक सिंह ने कहा। हाँ, क्या गलत है? अर्जुन ने लापरवाह ढंग से कहा। ठीक है, यही करते हैं। मैं ज्वेमिंग पवेलियन से बातचीत करने जा रहा हूँ। अगर वे कदम उठाने को तैयार हो जाते हैं, तो हमें जाने की तैयारी जारी रखने की जरूरत नहीं है। विवेक सिंह ने सिर हिलाया, चाहे वह सफल हो या नहीं, उसे एक बार कोशिश तो करनी ही थी। पिताजी, यह एक दुर्लभ मौका है। इस बार हम वांग परिवार, शहर के मुखिया और चेन परिवार को खत्म कर देंगे। इसलिए, उन बड़ों को मत बताए, सबको ये सोचने दीजिए कि हम कुछ नहीं कर सकते। उन्हें अपनी सभी ताकतों को इकट्ठा करने दीजिए, ताकि हम इन सभी छिपे हुए खतरों को एक साथ खत्म कर सकें। अर्जुन ने गंभीरता से कहा। उसने पहले ही लक्ष्मी नगर पर नियंत्रण करने की योजना बना ली थी। ये ताकतें सभी परेशान करने वाली हैं। जब वे खत्म हो जाएंगी, तो लक्ष्मी नगर सिंह परिवार का हो जाएगा। तब, जो कुछ करना चाहेंगे, वह ज्यादा आसान होगा। विवेक सिंह मुस्कुराया और कहा, चिंता मत करो, तुम्हारे पिताजी यह सब जानते हैं, और वह घबराएंगे नहीं। मुझे पता है कि उन्हें कब बताना है। लेकिन, तुम्हें सावधान रहना चाहिए। इस मामले के बाद, तुम चेन्यांग शहर जाकर रसायन परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हो। जब तुम एक आधिकारिक रसायनज्ञ बन जाओगे, तो तुम्हारा जीवन सुरक्षित हो जाएगा। सिर हिलाते हुए, अर्जुन बाहर की ओर चला। पिताजी, चिंता मत कीजिए, मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बस मेरी अच्छी खबर का इंतजार कीजिए। इस बार परिवार का संकट एक अवसर भी है। अगर सिंह परिवार इस कठिनाई को पार कर लेता है, तो सिंह परिवार आसमान में उड़ान भरेगा। अब से, पूरा सूखा महाद्वीप सिंह परिवार का होगा। लक्ष्मी नगर की सड़कें पहले से ज्यादा सुनसान थीं। ज्वेमिंग पवेलियन का कारोबार भी बहुत गिर गया था। व्यवस्थापक झांग, हाल ही में कारोबार सच में बहुत खराब है। अगर सिंह परिवार का वह लड़का न होता, तो हमें मुख्यालय से सब्सिडी की जरूरत होती। नौकरानी ने काउंटर पर बैठे व्यवस्थापक को देखकर मुस्कुराया। हाँ, वह तो बहुत दुख की बात होगी। एक गहरी आह के साथ, व्यवस्थापक ने कहा, काश मैं किसी और समृद्ध शहर में जा पाता, जैसे मेरे दोस्त, वे सब कितने खुश हैं। और मैं हर दिन इस टूटी हुई दुकान की रखवाली करता हूँ। नौकरानी ने भी शिकायत की। लक्ष्मी नगर इतना बड़ा है, मुझे सच में नहीं पता कि मुख्यालय ने यहाँ दुकान क्यों खोली। लियू एर, तुम मुख्यालय के बारे में ऐसे बात नहीं कर सकती। मुख्यालय के विचार ऐसे नहीं हैं जिनका हम अंदाजा लगा सकें, जब तक हम अपना काम अच्छी तरह से करते हैं। लेकिन तुम ऐसे मत बोलो, मुख्यालय की ताकत ऐसी नहीं है जिसकी हम कल्पना कर सकें। व्यवस्थापक ने नौकरानी को मुख्यालय का अनादर करते हुए सुना, और तुरंत उसे चेतावनी दी।
व्यवस्थापक झांग के गंभीर शब्दों को सुनकर नौकरानी ने बार बार कहा, लियू एयर फिर कभी ऐसा नहीं कहेगी। यह अच्छा है, अगर तुम्हारे ये शब्द मुख्यालय तक पहुंच गए तो ये बुरा होगा। यह मत सोचो कि यह जगह दूर है, मुख्यालय यहाँ की देखभाल नहीं करेगा। व्यवस्थापक झांग ने बेचैन होकर चेतावनी दी। व्यवस्थापक झांग, देखिए, सिंह परिवार का वह लड़का फिर से आ रहा है। इस बार वह उस छोटी लड़की को अपने साथ नहीं लाया। नौकरानी ने सड़क पर अर्जुन को देखकर जोर से कहा। ओह! व्यवस्थापक झांग ने भी अपना सिर बढ़ाया और देखा। पूरा लक्ष्मी नगर बहुत उबाऊ था, और अर्जुन जैसा ग्राहक मिलना दुर्लभ था, तो वह और भी ध्यान देते। अर्जुन ज्वेमिंग पवेलियन तक चला और अंदर घुस गया। अर्जुन, आप इस बार क्या खरीदने आए हैं? नौकरानी ने सम्मानपूर्वक पूछा। अर्जुन ने हाथ हिलाया और पीछे की ओर इशारा किया। मेरे साथ आओ। लियू एयर, तुम दुकान का ध्यान रखो। अगर कोई आपात स्थिति होती है तो मुझे बुलाना। बोलने के बाद व्यवस्थापक पीछे के छोटे दरवाजे की ओर गए। अर्जुन भी उनके पीछे चला। दरवाजा थोड़ा संकरा था और अर्जुन झुककर अंदर जा पाया, लेकिन अंदर का दृश्य देखकर अर्जुन थोड़ा हैरान रह गया। अंदर की सजावट बाहर की तुलना में बहुत ज्यादा शानदार थी। बिलीशे के पर्दे, लाल मेजें, कुर्सियां और बेंच और सुंदर चाय सेट सभी इस दुकान की असाधारणता बता रहे थे। शायद आपको पता चल गया होगा कि हमारा ज्वेमिंग पवेलियन उतना साधारण नहीं है जितना लगता है। व्यवस्थापक मुस्कुराए। अर्जुन ने सिर हिलाया। अगर वह अपने पिछले जीवन में योद्धा सम्राट न होता, तो शायद वह ये नहीं जान पाता कि व्यवस्थापक झांग और पहले के व्यवस्थापक ली दोनों महान योद्धाओं के रुतबे में थे। बिल्कुल शहर के मुखिया और चैन परिवार की तरह, ये कहा जा सकता है कि वे लक्ष्मी नगर की हर चीज से बहुत परिचित हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होगा। अन्यथा, उनके स्वभाव के साथ, वे निश्चित रूप से ज्वेमिंग पवेलियन को खुश करने की पूरी कोशिश करते। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपने ये कैसे पता लगाया? व्यवस्थापक ने कहा। सिर हिलाते हुए अर्जुन ने सीधे कहा, मैं आपको नहीं बता सकता। व्यवस्थापक, जो वास्तव में अर्जुन के जवाब का इंतजार कर रहे थे, हैरान रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि एक ऐसा युवक, जो व्यवहार पसंद करता है, इतना शांत होगा। व्यवस्थापक ने कुछ देर सोचा। जब वह युवा थे, तो वह थोड़े अहंकारी होते थे और कुछ भी पता लगने पर पूरी दुनिया को अपनी क्षमता बताना चाहते थे। वह अर्जुन की तरह बिल्कुल नहीं लग रहा था। अगर व्यवस्थापक झांग को अर्जुन के बारे में नहीं पता होता, तो वह उसे सिंह परिवार का बेटा नहीं समझते। वह सोचते कि अर्जुन कोई बुरा राक्षस है जो दिखावा कर रहा है। दरवाजे से अंदर आते ही व्यवस्थापक उसे देख रहे थे। जिस हैरानी की उन्हें उम्मीद थी, वह बिल्कुल नहीं हुई। अर्जुन, तुम्हें उत्सुकता नहीं हुई? मैनेजर रमेश ने पूछा। अर्जुन ने सिर हिलाकर कहा, मेरे गुरु ने मुझे आपकी पहचान पहले ही बता दी थी। मुझे उत्सुकता है। मेरा मानना है कि दक्षा राजवंश की शीर्ष शक्ति के रूप में, ये शैली अभी भी बरकरार है। मैनेजर रमेश मन ही मन उसकी तारीफ करता है। क्या युवा है, बिल्कुल भी हैरान नहीं हुआ। अगर उसकी जगह कोई और होता, तो वह निश्चित रूप से अभी सवाल पूछता। कोई भी युवा अंदर की सजावट और बाहर की सजावट की तुलना देखकर बहुत हैरान होता। चलो बताओ, इस बार तुम मुझसे किस खास मकसद से मिलने आए हो? मैनेजर रमेश ने अर्जुन के लिए एक कप चाय डाली और कहा। वह आमतौर पर बाहर दिखावा करता था, और चूंकि अर्जुन को इसके बारे में पता था, तो उसने भी अपना असली रूप अपना लिया। एक महान योद्धा होने के बावजूद, वह संगठन के मुख्यालय में कुछ भी नहीं था। लेकिन बाहर, उन्हें अभी भी शक्तिशाली माना जाता था, और शक्तिशाली होने के कारण उनमें एक खास रुतबा था। अर्जुन लापरवाही से आया और उसने उसके द्वारा डाली गई चाय का एक घूंट लिया, जिससे एक अजीब सी आवाज आई। मैनेजर रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, तुम यहाँ आकर इसका आनंद लोगे, और तुम्हें ये बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। चाय खत्म करने के बाद अर्जुन ने प्याला नीचे रखा, अपनी अंगूठी से 2 जैड की बोतलें निकाली और मैनेजर रमेश को दे दी। मैनेजर रमेश, मुझे जल्दी वापस जाना है। मैंने पहले ही समझौता कर लिया है। मैं अपना सामान पैक करूंगा और निकल जाऊंगा। मैनेजर रमेश ने जैड की बोतल पकड़ी और हंसा। कोई बात नहीं,
युवा लोग महत्वाकांक्षी होते हैं। छोटा सा लक्ष्मी नगर, अगर वे नहीं रह सकते तो वे दूसरी जगहों पर चले जाते हैं। अर्जुन ने सिर हिलाया और मैनेजर रमेश को जेड की बोतल में रखी सामग्री देखने का इशारा किया। मैनेजर रमेश ने पूरी तरह से गलत समझा कि उसका क्या मतलब था। वह लक्ष्मी नगर में नहीं रह सका। उसने बस इतना कहा कि वह जल्दी घर जाना चाहता है और अपनी बहन के लिए मिठाई बनाना चाहता है। सिंह परिवार में उसके बिना वह सचमुच चिंतित था। मैनेजर रमेश ने जेड की बोतल खोली और जेड की बोतल से एक गोली निकाली। धम! मैनेजर रमेश की चाय जमीन पर गिर गई। लेकिन उसने जमीन पर गिरी हुई चाय की तरफ नहीं देखा, उसकी आंखें गोली पर टिकी हुई थीं। ऐसा लगा कि गोली की प्रामाणिकता को सत्यापित करने के लिए उसने इसे अपनी नाक के सामने रखा और इसे सूंघा, फिर आश्चर्य से पूछा, क्या ये पूरी तरह से परिपूर्ण क्यूई गैदरिंग गोली है? अर्जुन ने सिर हिलाया और चाय पीता रहा। जूमिंग पवेलियन में चाय का स्वाद अभी भी अच्छा था, हालांकि यह उस चाय से तुलना नहीं कर सकती थी जो अर्जुन ने पिछले जन्म में पी थी। अभी के अर्जुन के लिए इस तरह की चाय का होना बहुत अच्छा है। अपने पिछले जन्म में उसे चाय पीना पसंद था और जब वह गोलियां बनाने से थक जाता था तो वह एक अच्छी चाय का बर्तन बनाता था जिसे उसने संजोकर रखा था। ये सच है कि भगवान नहीं बदलते। पूरी तरह से परिपूर्ण क्यूई गैदरिंग गोली इतनी सुंदर है। मैनेजर रमेश ने फिर से क्यूई गैदरिंग गोली को देखा और आह भरी। अर्जुन ने होंठ सिकोड़े। पूरी तरह से परिपूर्ण क्यूई गैदरिंग गोली दिखने में साधारण गोली से अलग नहीं थी। इसमें बस कुछ और धारियां थीं, ये कहाँ अच्छी लगती है। मैनेजर रमेश ने कुछ देर तक क्यूई गैदरिंग गोली को देखा, इससे पहले कि उसने अर्जुन पर ध्यान केंद्रित किया। तुम्हें डर नहीं है कि मैं इस क्यूई गैदरिंग गोली को छीन लूंगा? डर नहीं है, अर्जुन ने सीधे कहा। ठीक है, मैनेजर रमेश ने जोर से कहा, और उसे पता नहीं था कि गोली अच्छी थी या अर्जुन अच्छा था। तुम मुझे ये गोलियां क्यों दे रहे हो? क्या तुम इसे स्पिरिट स्टोन्स के बदले में चाहते हो? मैनेजर रमेश ने पूछा। अर्जुन ने हाथ हिलाया, बेशक नहीं। आप इस तरह की दवा को स्पिरिट स्टोन्स से नहीं खरीद सकते। अगर मुझे स्पिरिट स्टोन्स चाहिए, तो मैं ऐसी कीमती चीजें नहीं लाऊंगा। मेरे गुरु एक महान रसायनज्ञ हैं, और वह एक उच्च श्रेणी की क्यूई गैदरिंग गोली को परिष्कृत कर सकते हैं। अगर मुझे स्पिरिट स्टोन्स चाहिए, तो मैं गुरु द्वारा बनाई गई उच्च श्रेणी की क्यूई गैदरिंग गोली का उपयोग कर सकता हूँ। मैनेजर रमेश ने ध्यान से अर्जुन को देखा और कहा, तुम्हारे गुरु सच में तुमसे बहुत प्यार करते हैं। क्योंकि मेरे पास अच्छी प्रतिभा है। अर्जुन मुस्कुराया। तुम सच में आत्मविश्वासी हो। तुम जैसे आत्मविश्वासी युवा को देखना दुर्लभ है। मैनेजर रमेश भी मुस्कुराया। तुम कहना चाहते हो कि मैं अहंकारी हूँ? अर्जुन ने होंठ सिकोड़े और कहा, मैं सर्वोच्च अग्नि आत्मा रूट हूँ। अर्जुन की बात सुनकर मैनेजर रमेश ने जमीन पर गिरे चाय के प्याले को उठाना चाहा। उसने तुरंत चाय के प्याले की परवाह नहीं की। अर्जुन, तुमने अभी क्या कहा? मैंने कहा कि मैं सबसे अच्छा अग्नि रूट हूँ। अर्जुन ने फिर से कहा। ये सुनकर मैनेजर रमेश खड़ा हो गया। क्या तुम सच में सबसे अच्छे अग्नि रूट हो? अर्जुन ने सिर हिलाया, उसकी आंखों में मैनेजर रमेश के लिए तिरस्कार था। ऐसा लग रहा था कि उसने कभी दुनिया नहीं देखी है, इसलिए ये दुर्लभ और अजीब है। मैनेजर रमेश ने कहा, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि तुम्हारे गुरु तुम्हारे प्रति इतने दयालु हैं। वह एक पूरी तरह से परिपूर्ण क्यूई गैदरिंग गोली और एक स्पेस रिंग भी है। वह सिंह परिवार में भी शामिल हो गया। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि सबसे अच्छी अग्नि रूट्स हैं। बेशक अर्जुन सर्वोच्च अग्नि प्रणाली आध्यात्मिक रूट के मूल्य को जानता था। सर्वोच्च अग्नि आध्यात्मिक रूट वह आध्यात्मिक रूट है जो औषधि बनाने वाले सबसे अधिक ईर्ष्या करते हैं और रखना चाहते हैं। लपटों पर इसका नियंत्रण अन्य स्तरों और प्रकारों के आध्यात्मिक रूट्स की तुलना में अतुलनीय है। ये कहा जा सकता है कि एक शीर्ष श्रेणी का अग्नि प्रणाली आत्मा रूट, जब तक वह औषधि बनाना सीखता है, कम से कम वह एक महान रसायनज्ञ बन सकता है। यदि जागृत प्रतिभाएं और अलौकिक शक्तियां कई आध्यात्मिक पौधों द्वारा खेती की जाती हैं, तो भी किंग पिल आसानी से आराम कर सकता है। किंग दान के लिए, ये समझ और दृढ़ता पर निर्भर करता है। मैं इस बार यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं कुछ व्यापार करना चाहता था। मैनेजर रमेश ने पूछा।
मैं चाहता हूं कि जूमिंग पवेलियन मेरी मदद करे और चंद परिवार, शहर के लॉर्ड और वांग परिवार को खत्म करे। अर्जुन ने गंभीरता से कहा। मैनेजर रमेश ने सिर हिलाया और कहा, यह मत कहो कि तुम तीसरी श्रेणी की गोली ला रहे हो। भले ही तुम पांचवी श्रेणी की पूरी तरह से परिपूर्ण गोली लाओ, जूमिंग पवेलियन लड़ाई में हस्तक्षेप नहीं कर पाएगा। ये हमारे जूमिंग पवेलियन के नियम हैं। मुस्कुराते हुए अर्जुन ने जारी रखा, बेशक मुझे आपके नियम पता हैं। मैं नहीं चाहता कि आप जूमिंग पवेलियन खुद ऐसा करें, ये सिर्फ एक संदेश है। क्या संदेश देना भी नियमों के खिलाफ है? मैनेजर रमेश ने आश्चर्य से अर्जुन को देखा और कहा, अप्रत्याशित रूप से, तुम अभी भी जूमिंग पवेलियन के बारे में इतना जानते हो और जानते हो कि हम क्या करते हैं और क्या नहीं करते। बेशक, अर्जुन ने कहा, मैं एक अनिश्चित लड़ाई नहीं लड़ता। अगर मुझे आपके नियम नहीं पता होते, तो मैं यहाँ नहीं आता। ठीक है, तुम वहाँ कितना भुगतान करने जा रहे हो? मैनेजर रमेश ने जवाब दिया। मैंने अभी तुम्हें 50 पूरी तरह से परिपूर्ण क्यूई गैदरिंग गोलियां दी। यह एक जमा है। वांग परिवार, शहर के लॉर्ड और चंद परिवार को खत्म करने के बाद 50 और होंगे। क्या ये पूरी तरह से परिपूर्ण क्यूई गैदरिंग गोलियां हैं? मैनेजर रमेश ने तुरंत गोली की जांच करना शुरू कर दिया। जांच के बाद, ये पता चला कि यह सच में वही था जो अर्जुन ने कहा। सभी 50 पूरी तरह से परिपूर्ण क्यूई गैदरिंग गोलियां थीं। और एक भी बहुत नहीं है, एक भी बहुत नहीं है। 50 और हैं। क्या तुम्हें सच में उन्हें लाना होगा? मैनेजर रमेश ने गहरी आवाज में पूछा। बेशक, मैं अपने सिर से गारंटी दे सकता हूं, अर्जुन ने जोर से कहा। तुम्हारा सिर बेकार है, मैनेजर रमेश ने कहा। तो सबसे अच्छी अग्नि रूट्स के बारे में क्या? अर्जुन मुस्कुराया और कहा, और मेरे पास अभी भी मेरे रसायनज्ञ की पहचान है। रसायन विज्ञान? क्या तुम पहले से ही एक रसायनज्ञ हो? मैनेजर रमेश हैरान था। उसे लगा कि इस साल उसका आश्चर्य आज की तुलना में इतना ज्यादा नहीं था। यह अर्जुन सच में रहस्यमय है। यह एक पूरी तरह से परिपूर्ण क्यूई गैदरिंग गोली भी है, और यह अग्नि तत्व का सबसे अच्छा आत्मा रूट भी है। अब उसने वास्तव में खुद को बताया कि उसे पहले ही एक रसायन विज्ञान मास्टर के रूप में पदोन्नत किया जा चुका था। रसायनज्ञ को रसायन विज्ञान द्वार में प्रवेश करने के रूप में माना जा सकता है, और यह पूरी तरह से रसायन विज्ञान के साथ अतुलनीय है। क्या ऐसा हो सकता है कि सर्वोच्च अग्नि आध्यात्मिक रूट रसायन विज्ञान में इतनी मददगार हो? इस मामले में, मुझे तुम पर एक बार विश्वास है। मैनेजर रमेश ने फिर से अर्जुन को देखा और कहा। तो फिर मैनेजर रमेश, आपके विश्वास के लिए धन्यवाद। अर्जुन ने हाथ जोड़ा। ऐसा नहीं था कि अर्जुन 100 पूरी तरह से परिपूर्ण क्यूई गैदरिंग गोलियां नहीं बना सकता था। उसके लिए, जब तक क्यूई गैदरिंग गोली को परिष्कृत करने के लिए एक आध्यात्मिक पौधा था, उतनी ही पूरी तरह से परिपूर्ण क्यूई गैदरिंग गोलियां थीं। बस इतना ही कि वह मैनेजर रमेश से परिचित नहीं है, और जाहिर तौर पर उस पर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकता है। अर्जुन अभी भी इस तरह के जूमिंग पवेलियन पर भरोसा करता है, ये जानते हुए कि इतना बड़ा संगठन कभी भी उसकी पूरी तरह से परिपूर्ण क्यूई गैदरिंग गोली के लिए लालची नहीं होगा। इस तरह का संगठन विश्वसनीयता को बहुत गंभीरता से लेता है। थोड़ी सी पूरी तरह से परिपूर्ण क्यूई गैदरिंग गोली के लिए, जूमिंग पवेलियन के लिए अपने सिद्धांतों का उल्लंघन करना असंभव है। हालांकि, अर्जुन को मैनेजर रमेश पर विश्वास नहीं था। आखिरकार, हर कोई लालची होता है, और यह बुरा होगा अगर मैनेजर रमेश ने जूमिंग पवेलियन के हितों की अनदेखी की और खुद से पूरी तरह से परिपूर्ण क्यूई गैदरिंग गोली को जब्त कर लिया। उसे इस गोली की चिंता नहीं थी, लेकिन अगर महान योद्धा के दायरे के मास्टर ने इसे आमंत्रित नहीं किया, तो ये परेशानी होगी। आप 100 पूरी तरह से परिपूर्ण क्यूई गैदरिंग गोली का उपयोग कैसे करना चाहते हैं? मैनेजर रमेश ने पूछा। अर्जुन मुस्कुराया और कहा, मैं लक्ष्मी नगर में चंद परिवार, शहर के लॉर्ड और वांग परिवार को गायब करना चाहता हूँ। अर्जुन के बोलने का लहजा शांत और स्थिर था, लेकिन सामग्री 1000 से अधिक लोगों का जीवन था। अर्जुन की आंखों में, ये जीवन सिर्फ चींटियों की तरह लग रहे थे। मैनेजर रमेश भी एक योद्धा हैं, और वह निश्चित रूप से मार्शल आर्ट विवादों को देखने के आदी हैं। लेकिन एक युवा ऐसा कह सकता है, इसलिए वह हैरान नहीं हो सकता था। मैनेजर रमेश ने कहा, चंद परिवार और वांग परिवार दोनों मर सकते हैं,
लेकिन शहर का लॉर्ड नहीं मर सकता है। अर्जुन ने कुछ देर सोचा और जानता था कि शहर का लॉर्ड एक आधिकारिक शक्ति था और उसे इस तरह से मारने से शाही परिवार को चेहरा नहीं मिलेगा। तुम सच में इस तरह नहीं मार सकते। इस मामले में बस 10 महान योद्धाओं को भेजें और मेरी आज्ञा सुने, ताकि आपको जूमिंग पवेलियन से बाहर निकाला जा सके। अर्जुन ने सीधे कहा। मैनेजर रमेश को डर था कि अर्जुन शहर के लॉर्ड को मार देगा, इसलिए नहीं कि वह जूमिंग पवेलियन और शाही परिवार के बीच संघर्ष के बारे में चिंतित था। जूमिंग पवेलियन क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और रमेश को इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। अर्जुन की बात सुनकर मैनेजर ने पूछा, आप आज्ञा देते हैं, आप सिर्फ एक छोटे योद्धा हैं, क्या आप इसकी आज्ञा दे सकते हैं? मैं क्यों नहीं आज्ञा दे सकता? मैं एक नियोक्ता हूं, और एक और पूरी तरह से परिपूर्ण क्यूई गैदरिंग गोली है जो वितरित नहीं की गई है। वे योद्धा महान मार्शल आर्ट के दायरे में आज्ञाकारी नहीं है, इसलिए मैं दवा नहीं दूंगा। बेशक, अगर यह अच्छी तरह से किया जाता है, तो मेरे पास एक और इनाम है। अर्जुन उदार था। मैनेजर रमेश मुस्कुराया और कहा, ठीक है। चूंकि आपको इतना आत्मविश्वास है, मैं नियमों का पालन करूंगा। अगर कुछ होता है, तो आपको इसे खुद सहन करना होगा। नियमों के अनुसार, इस बार हमारा जूमिंग पवेलियन केवल खबर देने का काम कर रहा है। और हम केवल इनाम का 10वां हिस्सा लेते हैं। कुल मिलाकर 10 पूरी तरह से परिपूर्ण क्यूई गैदरिंग गोलियां हैं। हम अब 5 एकत्र कर रहे हैं, और आपकी शेष 45 क्यूई गैदरिंग गोलियां, हम उनका उपयोग कार्य जारी करने के लिए करेंगे। इसके अलावा, कार्य पूरा करने के बाद आपको एक और गोली निकालनी होगी, क्योंकि मेरे कार्य में कहा गया है कि रसायनज्ञ प्रतिभा गारंटी देती है कि अगर मैं शेष गोली नहीं निकालता हूं, हमारा जूमिंग पवेलियन आपकी जान ले लेगा। बेशक, अर्जुन ने सिर हिलाया और मैनेजर रमेश की मान्यता में कहा। वह इन नियमों को बहुत पहले से जानता था और अब मैनेजर की बातों को सुनकर वह बिल्कुल भी चिंतित नहीं है। तो उस मामले में मैं मिशन पोस्ट करूंगा। अर्जुन की सहमति मिलने के बाद मैनेजर ने एक छोटी बांसुरी निकाली और धीरे से बजाया। जूमिंग पवेलियन के बाहर पक्षियों की आवाज सुनाई दी, और जल्द ही एक जानवर कमरे के ऊपर गुप्त दरवाजे से अंदर चला गया। चारों ओर देखकर एक ग्रे स्काईशॉक उसके सामने दिखाई दिया। स्काईशॉक एक तरह का दूसरे दर्जे का जानवर है, जो स्वभाव से डरपोक और बेहद तेज होता है। लोगों को अक्सर एक जानवर की खबर बनने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, और राक्षसों के अनिश्चित स्वभाव के कारण जंगली स्वभाव को प्रशिक्षित करना मुश्किल है। भले ही यह एक शाकाहारी राक्षस हो जो मांस नहीं खाता है, स्काईशॉक के लिए सफलतापूर्वक प्रशिक्षित करना मुश्किल है। इसलिए स्काईशॉक की कीमत अधिक है, और प्रशिक्षित स्काईशॉक और भी अधिक है। इस स्काईशॉक को देखकर अर्जुन जानता था कि जूमिंग पवेलियन की शक्ति पूरे दक्षा राजवंश में फैली हुई थी, जैसा कि उसने अनुमान लगाया था। मैनेजर रमेश ने कलम और कागज निकाला और लिखना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद उसने लिखना समाप्त कर दिया। उसने एक छोटी बांस की नली निकाली और उसमें नोट डाल दिया। उड़ो! ये कहने के बाद मैनेजर ने जूस स्काईशॉक के सिर को थपथपाया, कुछ खाना खिलाया, और जूस स्काईशॉक छत पर अभी अभी खुले छोटे दरवाजे की ओर उड़ गया। यह मेरे द्वारा एक विशेष कोड के साथ लिखा गया है, और यह चेन्यांग शहर के बहुत करीब है। चिंता मत करो, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अर्जुन के कंधे पर थपथपाते हुए मैनेजर रमेश ने कहा। अर्जुन इस तरह के स्काईशॉक को जानता था और जानता था कि यह बहुत तेजी से उड़ रहा था, इसलिए उसने निश्चित रूप से गलत होने के बारे में चिंता नहीं की। अपने मूल्य टैग के साथ, कार्य की कम कठिनाई के साथ, वह निश्चित रूप से जल्द ही पर्याप्त महान योद्धाओं को भर्ती करेगा। महान योद्धा बेहद तेज है, और अगर वह पूरी ताकत से दौड़ता है, तो यह अनुमान है कि इसमें केवल 2 घंटे लगेंगे। 2 घंटे, यह अनुमान है कि न तो वांग परिवार और न ही चंद परिवार अभी तक तैयार हैं। तो मैं पहले सिंह के घर वापस जाऊंगा, और जब वे पहुंच जाएंगे, तो आप उन्हें सीधे सिंह के घर जाकर मुझे खोजने के लिए कह सकते हैं। अर्जुन ने आखिर में कुछ चाय पी, उठा और चला गया। अर्जुन की पीठ को देखकर मैनेजर रमेश विचारशील था। दुनिया में सभी तरह के नायक हैं, लेकिन अर्जुन एक युवा है। अगर अर्जुन अप्रत्याशित रूप से नहीं मरा, तो यह शायद मुख्य भूमि पर एक बढ़ती हुई हस्ती है।
इसलिए मैनेजर रमेश मदद नहीं कर सका लेकिन दोस्ती करने के बारे में सोचा। अर्जुन द्वारा निकाली गई कीमती गोली को देखने के अलावा मैनेजर रमेश अर्जुन के बारे में अधिक आशावादी था। अपनी बेहद मजबूत प्रतिभा के साथ, भयंकरता, निर्णायकता और बुनियादी दृष्टि के साथ, जब तक कोई दुर्घटना नहीं होती, तब तक अर्जुन का निश्चित रूप से भविष्य होगा। ये कितनी दूर हो सकता है, यह अर्जुन के अपने भाग्य पर निर्भर करता है। अर्जुन के जाने के केवल 1 घंटे बाद ही वह सिंह परिवार में वापस आया था, लेकिन सिंह परिवार में धरती आसमान का बदलाव आया था। सिंह परिवार में अतीत की तेज आवाजें नहीं थीं, न ही अतीत की हलचल, और कुछ शोर के विस्फोट थे। शोर में थोड़ी उदासी झलक रही थी। भाई, तुम कहाँ थे? तुमने अभी तक अपना सामान पैक नहीं किया है, जल्दी मत करो, हम जल्द ही चले जाएंगे। आरोही सिंह के घर के गेट पर अर्जुन को देखकर खुद को रोक नहीं पाई। अर्जुन ने अपनी बहन को देखा और मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। शायद उसे पता नहीं था कि सिंह परिवार को लक्ष्मी नगर से बाहर निकाल दिया गया था, है ना? अगर सिंह परिवार सच में लक्ष्मी नगर से बाहर चला जाता, तो भविष्य में सड़क और भी मुश्किल होती। ठीक है, मैं अब साफ सफाई करने जा रहा हूँ, और तुम जल्द ही साफ सफाई कर लोगी, मैं बाद में तुम्हारे लिए कुछ चीनी बनाऊंगा। अर्जुन ने अपनी बहन के छोटे सिर को छुआ और धीरे से कहा। ठीक है, तुम्हें इस बार और अधिक करना होगा। वे करो जिन्हें तुम हमेशा खा सकती हो। वे मत करो जिन्हें तुम दिन में केवल एक टुकड़ा खा सकती हो। आरोही सिंह ने अपने 2 छोटे बाघ दांत दिखाए और खुशी से कहा। अच्छा, अर्जुन ने जवाब दिया, मुझे अभी भी अपने पिता के साथ कुछ बात करनी है। चर्चा खत्म होने के बाद, क्या मैं तुम्हारे लिए चीनी परिष्कृत कर सकता हूँ? जाओ, जाओ, आरोही सिंह ने अपने हाथ की एक लहर के साथ अधीरता से कहा। उसके पास अभी भी बहुत सी चीजें पैक करने के लिए हैं। अब जब अर्जुन जा रहा है, तो वह चीजों को जल्दी से पैक कर सकती है, और फिर अपने भाई को जेली बीन्स बनाने पर ध्यान केंद्रित कर सकती है। अर्जुन ने सिर हिलाया और चर्चा हॉल की ओर बढ़ा। पिताजी, मैंने पहले ही बातचीत कर ली है। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। वह एक पिल भगवान है, और उसकी पिछली जीवन शक्ति वुहुआंग तक पहुंच गई है, इसलिए उसे इन सब की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। लेकिन विवेक सिंह अलग थे। उन्होंने पूरे सिंह परिवार को अपना माना। जब उन्होंने अर्जुन की घोषणा सुनी तो वह बहुत खुश थे। बहुत अच्छा, तो हमें हिलना नहीं पड़ेगा। विवेक सिंह बहुत खुश थे। क्या ये सिर्फ इतना ही है? अर्जुन रहस्यमय तरीके से मुस्कुराया। क्या ऐसा हो सकता है? विवेक सिंह ने अपनी दोनों आंखों से अर्जुन को देखा। अर्जुन ने सिर हिलाया और कहा, मैंने पहले ही 10 महान योद्धाओं को आमंत्रित किया है। चूंकि मैंने इतने सारे योद्धाओं को आमंत्रित किया है, तो स्वाभाविक रूप से यह सिर्फ एक रक्षा नहीं है। मैं इस अवसर का उपयोग उन सभी को मारने के लिए करूंगा। अर्जुन ने उदासीनता से कहा, लेकिन विवेक सिंह उत्साह से भरे हुए थे। अगर इन सभी लोगों को एक साथ पकड़ा जाता है, तो उनका सिंह परिवार लक्ष्मी नगर का अधिपति बन जाएगा। उनके विवेक सिंह ने लक्ष्मी नगर में एक या दो बात नहीं कही, इस तरह का विचार केवल विवेक सिंह के सपने में दिखाई दिया। अब उनके बेटे ने अचानक खुद को बताया कि उनका सपना सच होने वाला था, और विवेक सिंह को अवास्तविक महसूस हुआ। अर्जुन को अपने पिता के उत्साह को देखकर थोड़ा अजीब लगा। पिता अभी भी ऐसे हैं। वह एक शक्ति प्रशंसक है, क्या वह लक्ष्मी नगर का स्वामी नहीं है? क्या लक्ष्मी नगर नहीं कहता कि कोई अंतर नहीं है? क्या इतना रोमांचक है, अगर उनके पिता किंग मार्शल बन सकते हैं, तो इतना छोटा लक्ष्मी नगर, जब तक वह इसे रखना चाहते हैं, वे बल इसे भेजने के लिए उत्सुक हैं। पिताजी, ताकत को अभी भी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए, अर्जुन ने समझाया। विवेक सिंह भी उठे, उनका चेहरा लाल हो गया, और उन्हें अपने बेटे अर्जुन के सामने इस अभिव्यक्ति को दिखाने में अभी भी थोड़ा शर्मिंदा महसूस हुआ। आखिरकार, ये वह व्यक्ति था जो घर का मालिक था, और उसने तुरंत समायोजित किया। तो हम उन सभी को एक बार में मार देंगे। चंद परिवार ने हमें लंबे समय तक धमकाया है, और अब उन्हें वापस भुगतान करना चाहिए। विवेक सिंह ने ठंडी आंखों से आकाश को देखा। अर्जुन ने सिर हिलाया और कहा, हो, कोई भी मर नहीं सकता, और चंद परिवार मर जाएगा। अगर तुम मुझे डैन से लड़ने के लिए मजबूर करते हो, अगर तुम मेरी बहन को पीटने की हिम्मत करते हो, तो तुम्हें मर जाना चाहिए था।
मुझे अभी भी कुमारी चंद का आरोही सिंह पर थप्पड़ याद है, हालांकि अर्जुन ने पहले ही उस थप्पड़ का बदला चुका दिया था। लेकिन क्या कुमारी चंद के चेहरे की तुलना उसकी छोटी बहन से की जा सकती है? चूंकि उसने अपनी बहन को पीटने की हिम्मत की, तो अर्जुन चाहता था कि उनका परिवार उसे दफनाए। एक छोटा सा सिंह परिवार वास्तव में उसकी बहन को धमकाने की हिम्मत करता था, भले ही दक्षा राजवंश का शाही परिवार उसकी बहन को धमकाने की हिम्मत करता, अर्जुन उसे जाने नहीं देता। ये सोचकर उसने खुद को स्थापित करने और फिर से प्रभाव स्थापित करने के बारे में सोचना शुरू कर दिया। अगर आपको सिंह परिवार पर भरोसा करना है, तो ऐसा लगता है कि आप थोड़े समय के लिए इस पर भरोसा नहीं कर सकते। सिंह परिवार की ताकत में सुधार करने के लिए बहुत धीमी थी, और सिंह परिवार सभी सामान्य योद्धा थे, और उसके दिमाग में योद्धाओं की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सके। ऐसा लगता है कि अपनी खुद की शक्ति की स्थापना में देरी नहीं की जा सकती है। सिंह परिवार के इस संकट से गुजरने के बाद अपनी खुद की शक्ति बनाना भी आवश्यक होना चाहिए। अर्जुन ने सोचा, अगर उसके पास अपना महान योद्धा होता, तो उसे जूमिंग पवेलियन को परेशान नहीं करना पड़ता। अन्य योद्धाओं से कार्रवाई करने के लिए कहना, आपके द्वारा प्रशिक्षित योद्धा द्वारा ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके अलावा, वे पूरी तरह से परिपूर्ण क्यूई गैदरिंग गोलियां बहुत कीमती हैं, और उन्हें बाहरी लोगों के लिए सीधे प्रशिक्षित करना बेहतर है। परिवार की शक्ति, वह बहुत अच्छे संसाधन प्रदान नहीं कर सकता है, और उसके द्वारा बनाई गई भूमिगत शक्ति इच्छानुसार पूरी तरह से परिपूर्ण ग्रेड गोली का उपयोग कर सकती है। अगर पूरी तरह से परिपूर्ण ग्रेड के सभी एलिक्सिर का उपयोग खेती के लिए किया जाता था, तो ताकत ऊपर की ओर नहीं बढ़ेगी। पिताजी, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, मैं पहले वापस जाऊंगा, मुझे अभी भी रसायन विज्ञान का अभ्यास करना है। अर्जुन ने अपने पिता की ओर हाथ जोड़ा और कहा, ये देखकर कि अर्जुन परिवार के खतरे के बारे में बहुत चिंतित नहीं था, विवेक सिंह ने सिर हिलाया। जाओ, उन योद्धाओं को याद रखना जो अधिक आते हैं। मिल गया। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखे बिना चला गया। तो दोस्तों, ये था आज का सफर जेएस नॉवल वर्ल्ड के साथ, जहां हर कहानी में होता है ट्विस्ट और थोड़ी सी मस्ती। अगर आपको मज़ा आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक बने रहिए जेएस नॉवल वर्ल्ड की अद्भुत दुनिया के साथ।